मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज लाखों लोगों तक। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंच भी रही है। बस इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलदारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर। जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के, वो सब आपके सामने हैं। हुकूमत से सही से हुकूमत चल नहीं रही है। अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है, आप क्या देखते हैं कि मुस्लिम नून लीग ने कहा कि किसी सूरत भी हम जो है ना 5 साल अपने टाइम पीरियड पूरा करेंगे, 5 साल पूरे करेंगे, हम कभी किसी सूरत भी अभी नहीं जाएंगे। इमरान खान क्या समझते हैं? इमरान खान एक नंबर के दहशत गर्द हैं, और ये दहशत सारी दुनिया को पता चल गया। और इमरान खान ने जिस तरह 9/11 का वाकया किया है, उसमें इमरान खान को सख्त से सख्त इबरतनाक सजा देनी चाहिए। इमरान खान के जितने लोग गिरफ्तार हैं उनको भी इबरतनाक सजा देनी चाहिए। मैं अदलिया से दरखास्त करती हूँ, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं अदलिया से दरखास्त करती हूँ, आखिर जब सब कुछ मिल चुका है तो अदलिया इतनी देर क्यों लगा रही है? क्यों इमरान खान को अभी तक सजा नहीं सुनाई गई? आखिर उसको क्यों रखा गया? उसके लिए क्यों नरमी बर्दाश्त की जा रही है? तो आज हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे पाकिस्तान के इन हालात के बारे में। क्या उनको क्या लगता है कि ये जो हुकूमत है अभी ये सही काम कर रही है? और अभी आपने देखा इसाक डार साहब ने कहा कि ये भूल जाएं, ये जो क्या कहते हैं फैला रहे हैं, ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, ये जो गलत खबरें फैला रहे हैं, उनको चाहिए वो बंद करें। पाकिस्तान किसी सूरत भी डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा, और पाकिस्तान में जितने काम हो रहे हैं बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। पाकिस्तान में मईशत बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, ये इसाक डार का कहना है। तो अब हम आप ही लोगों से, आम जनता से लेना चाहते हैं, आम पब्लिक से लेना चाहते हैं उसकी राय कि वो क्या कहते हैं कि वाकई में हकीकत में हुकूमत सही काम कर रही है, मईशत तरक्की कर रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। ये जो कहा जा रहा है, जो दूसरी पार्टियां शोर मचा रही हैं, एक तरफ आपने देखा हाफिज नईम साहब ने जो धरना डाल रखा है, उन्होंने कहा ये धरना तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक ये हुकूमत नहीं जाएगी। उनका ये कहना है, हुकूमत को उन्होंने वार्निंग दी है कि हुकूमत देख ले और जल्द से जल्द इस मुल्क को छोड़ दे ये हुकूमत। और ये धरना जब तक हम जारी रखेंगे जब तक हम गरीब आवाम को इसका हक ना दिला सके। और अभी ये धरना छोटा है, मगर इसके बाद इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा तवील होता चला जाएगा। अब आप देखिए कि मुल्क में किस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत डटी हुई है। हुकूमत किसी सूरत भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आप लोग बताइए, और आप लोग जरूर कॉल कीजिए और जरूर अपनी राय शामिल कीजिए, ताकि आपकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचे और लाखों लोगों को पता चले कि वाकई में ओवरसीज में बैठ के लोग क्या सोच रहे हैं, अपने मुल्क से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करते हैं, और मुल्क इस वक्त किस दहाने में पहुंच चुका है, तो इसको इस दहाने से कैसे निकाला जा सकता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जरा आप बताएंगे जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, तो उस सिलसिले में आपकी क्या राय है? किस तरह जो हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, तो आपको लगता है कि हुकूमत सही डायरेक्शन पे काम कर रही है, आवाम को रिलीफ दे सकती है? आवाम की तो इस वक्त चीखें निकली हुई हैं, तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर तकरीबन 33 ईयर से रह रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका में। जी सही है जी। देखिए, मैं खुद यहाँ पर अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का भी प्रेसिडेंट हूँ टोरंटो में। जी सही है? जी जी जी। तो जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं करेंगे जी तब तक इन्वेस्टर नहीं आएंगे, और जब इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। है ना? ये इस मुल्क का अलमिया रहा है, चाहे इमरान खान साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। जी। जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर उनका बच्चा भी कोई रूल तोड़ेगा तो वो लॉ उन पर भी लागू होगा। जिस दिन ये कौम ये करने पर आमादगी हो गई इस कौम की, आप देखिएगा कि इवन जो आपको कई और इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है। मैं अमेरिका में भी काफी एक्टिव रहा हूँ, मैं कनाडा में भी एक्टिव हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेसमैनों को जानता हूँ। जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो गई, ये पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की करेगा, नंबर 1। और आपको कोई गोरा इन्वेस्टर की भी जरूरत नहीं है। हमारे लोगों के पास माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि अगर वही लॉ एंड ऑर्डर को सही कर लें तो वही अगर आ जाएंगे तो आधी से ज्यादा इकोनॉमी तो पाकिस्तान की वैसे ही स्टेबल हो जाएगी। बाकी बचा आपका रेकोडेक, आपके जो कौमी असासे हैं, वो भी अगर उसमें स्क्रूटनी शुरू हो जाए, उसमें एक चेक एंड बैलेंस शुरू हो जाए, जो कि आर्मी नहीं चाहती। मैं बिल्कुल अपफ्रंट बात करूंगा, उनको थोड़ा अपनी लचक दिखानी पड़ेगी और उनको जो है बिल्कुल की एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो, जो कि यहाँ की जो फाउंडेशन है बेसिकली। अब आप देखें कि मैंने चैरिटी का मसला यहाँ पर उठाया हुआ है, तो वो एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम के तहत मौजूद है, जिसकी वजह से लोग जो है डरना शुरू हो गए हैं। मसाजिद जो है ना, उनको वेकअप कॉल मिली है, चैरिटीज को वेकअप कॉल मिली है कि भाई अब कोई पूछ रहा है हमसे। सही ना? जी, यकीनन पूछने तो जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल आप जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूछना तो जरूरी है ना। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, नहीं, जब भी सिस्टम सही नहीं होगा। आपने बहुत प्यारी बात की, जब तक हम अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कैसे आएंगे। आपने कितनी प्यारी बात की कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्टर कभी भी मुल्क में नहीं जाएगा। लॉ और कानून नहीं होगा, लॉ और आइन नहीं होगा। आप देखें, ये जो अभी कोई सनतकार था उसको वापस आ गया, ये कोई तरीका होता है यार? आप लोग अगर नवाज शरीफ है तो क्या वो अपने घर का होगा? यहाँ पर कोई आपके मुल्क में आने के लिए बैठा नहीं है। अगर आपको किसी को अट्रैक्ट करना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लॉ एंड ऑर्डर अपने घर से शुरू करना होगा। जब जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो उसमें बिल्कुल बैठे हम नहीं आएंगे वहां पर। आप लोग समझ गए? बिल्कुल आपने सही कहा, आप लोग घर पे बैठे नहीं आएंगे, इसलिए कि बाहर जी सनतकार अब जाने के लिए तैयार नहीं है। ताजिरदार जो है, जो सोचे बिजनेसमैन तबका है, वो एक तबका जो है वहां से निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसको नहीं है, बल्कि लोग भाग रहे हैं। जी, जब तक आप लॉ कुछ भी नहीं करना समीना बाजी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर अपने घर से स्टार्ट करके बता दें। अगर आपका कजन भांजा वो भी अगर ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो बोले हु केयर्स, ने किया है, यही उस्मान ने किया है, अली ने किया है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी तो ये इन्वेस्टर खुद ही भागे आएंगे, बिकॉज इन्वेस्टर को पैसे बनाने होते हैं, तो हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो। प्लीज इस बात को समझिए आप लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, लाखों लोग सुन रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में पैदल चल के आएंगे, आपके लिए पैसे लेके आएंगे, सर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। खुदाया ये बेवकूफ बनाना छोड़ दो कि हम ये सही चला रहे हैं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सही करो। मिस्टर कौन है ये जो आपके जो अभी वो बन रहा है, जो अभी तिजारत वफाकी वजीर साहब बने हुए हैं, वो यहाँ पर आए थे। उनको ये नहीं पता था कि मैंने जब उनसे सवाल किया था आज से 20 साल पहले, उनको ये नहीं पता था कि आप क्या बातें कर रहे हैं यार। बोलते गवादर किसके हाथ में दिया है, तो मुझसे पूछे मुझे क्या पता यार। ये तो आप लोग की वो है। इट डजंट मैटर, आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, आई एम जस्ट सेइंग एज अ लेम पर्सन। गवादर किसके राइट, सही कह रहे हैं। और आप ये देखें ना कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और गरीब अवाम, आपके भी रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते होंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे अभी याद आई आपकी बातों से। मेरा एक दोस्त चाइना की कंपनी में दुबई में काम करता है, उसके पास सारे चाइनीज इन्वेस्टर आते हैं, कहते गवादर क्या चीज है।
आप गवादर की अंदाजा डीजी से बात लगाएं। करें, हाँ, जी। गवादर की डीजी से बात करके कोई देखिए, बोले कितनी मार्केटिंग हो रही है चाइना में गवादर पे, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, बेवकूफ बनाया जा रहा है, हर चीज सही चल रही है। भाई पहले लॉ एंड ऑर्डर सही करो, फिर अपनी सही मार्केटिंग करो, कोई अपनी कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाओ जो लोगों को जाके इंस्पायर करे, वहां पे सेमिनार करे। अजीब आप लोगों ने सबने मजाक लगाया है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल आपने अगर नहीं होता तो हमें बता दें, हम आके सही कर देंगे। भाई यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पर 26 साल से यहाँ पे काम कर रहे, दुनिया में काम किया है। अगर आपको नहीं आता, आपको ना कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम है, या इफ यू डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, वी विल कम एंड फिक्स इट। आप हुकुम तो करें, यहाँ पर ऐसे 10,000 लोग हैं पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए तैयार है। भाई बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग पैसे देने के लिए तैयार है। मैं पाकिस्तान के करनी आती लोगों से, आपको चाइनीज से बात करनी, हमें बुलाए, हम बात करके दिखाएंगे। आप देखें हवा में ना उड़ा दे तो मुझे कहना। तो आपको क्या लगता है कि अभी तो चाइना से, अभी तो बहुत मुल्क के जो हालात हैं, अभी चाइना आपको लगता है कि सपोर्ट करेगा हमारी कंट्री को या नहीं करेगा? यही कहता है कि पहले तो अपने अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम करो, सेकंड कोई हमें कोई लोग दो ढंग के। जब देखो भीख मांगना शुरू हो जाते हो यार, कोई हमें मर्द के बच्चे तो दो। तो ये आपको क्या लगता है ये जो मौजूदा हुकूमत है, लिखे लोग भेज दें, आपके यहाँ पे कदर ही नहीं करते यार, कैसे होगा? आप समीना माजी, आप मुझे बताएं कैसे होगा? जब तक कोई आप ढंग के लोग इनके सामने नहीं लेके जाएंगे, वो बोलेंगे हम कोई अपने बराबर लेवल से तो बात करें। एक बंदे को ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना कोई वो करने की आदत है, आगे खड़ा हो जाता है टेबल बैठा, ओ टॉक टू मी, ओ भाई तुम पहले इंग्लिश तो सही बात कर लो यार। सही बात, तो सही बात कर लो। तुम क्या बात करोगे यार? तुम्हें पता क्या है यार? मजाक बना दिया इस मुल्क को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितना प्यारा मुल्क है, उसको किस तरह मजाक बना के किनके हाथों में मुल्क चल रहा है। यहाँ पर बोलो आपको फ्री में लोग काम करने आएंगे वहाँ पे आपके लिए। ऐसे ऐसे जीनियस लोग हैं जो पूरी दुनिया की चीजें चला रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी बैठ के। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान का हर बच्चा बैग बांध के खड़ा हुआ है, किसी तरह की कुछ गुड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहीं पे निकल जाए, बाहर जाने के तैयार है। आपके भी रिश्तेदार इतने सारे होंगे जो आपको करते होंगे फोन के, किसी तरह बुला लें, फात भाई हमें किस तरह कर लें, ये कर लें, आप हमें किस तरह दे सकते हैं जगह, तो कहते होंगे आपको फोन करके प्लीज बुला लें। अभी हालात जिस कंडीशन में जा रहे हैं उस पर इसाक डार को देखेंगे, कह रहे हैं कि फिक्र ना करें, ये अफवाहें फैला रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं मुल्क के अंदर, तो है ना ये मुल्क जो है बिल्कुल सही सिम की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट की तरफ मुल्क नहीं जा रहा, जबकि हालात देखें। मेरी बात सुन ले आप लोग, बीइंग एन एम्पैक्ट एम्बेसडर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीइंग अ बिजनेसमैन द ओनली थिंग दे नीड इज अ लॉ एंड ऑर्डर। पहले ये करके बताओ, सामने वाली पार्टी को छोड़ो, पहले लॉ एंड ऑर्डर लाके बताओ, फिर बात करेंगे बाकी इन्वेस्टमेंट की। जी बिल्कुल सही है, नहीं लोगों को बुला रहे, तुम्हारे तो लोग ही जा रहे हैं, लोगों को इंसाफ ही नहीं मिला, तुम दूसरे लोगों को क्या बिजनेस लाके दोगे? क्या बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे? सही बात है, दूसरे लोगों को बिजनेस कहाँ से लाके दोगे जब तुम्हारे पास अपना लॉ ही नहीं है तो कैसे कोई आएगा यार? मुझे कोई मुझे कन्विंस कर दे, कोई दुनिया का बंदा पाकिस्तानी अगर मेरी बात सुन रहा है तो मुझे कन्विंस कर दे भाई पहले तो यार, फिर बात की बात बिजनेस तो सब खड़े हो जाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही की। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे भी पूछते हैं मौजूदा हालात के लिए, वो उनसे भी आप कोई सवाल कर सकते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या कहेंगे जो पाकिस्तान के अभी मौजूदा हालात हैं, जिस हालात में मुल्क इस वक्त खड़ा हुआ है, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? इसाक डार ने कहा है कि वजीर खजाना जो है उन्होंने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं इनसे कहें कि ये बंद करें और मुल्क सही सिम की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में मईशियत सही का हो रही है, पाकिस्तान सही सिम की तरफ जा रहा है? क्या राय है आपकी? अभी देखिए उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो मुल्क किसी सूरत भी तरक्की नहीं करेगा, जो अभी इन्होंने मैसेज दिया मेरे कॉलर ने, तो आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? यो तो इन्होंने मुल्क के जब 2 टुकड़े करवाए थे तो उस वक्त आके कौन सा बोला था? मैं शेम 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 कुछ बोला था जी। ऐसे अभी भी हो जाएंगे तो कौन बोलेगा इनको शेम शेम? तो यानी कि आपको लग रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि मुल्क में ये जो अभी गुर्बत इतनी ज्यादा तबाही की तरह महंगाई हुई है, अवाम परेशान है, बुरी हालत है अवाम की, तो कौन निकालेगा उसको इस दलदल से? अभी जो आपने हाफिज नईम साहब ने धरना दिया है, उन्होंने कहा ये धरना कभी स्टॉप नहीं होगा जब तक इस हुकूमत को वो अपील कर रहे हैं कि हुकूमत किसी तरह छोड़ दे। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत छोड़ के जाएंगी?
इस हालात में जो अभी हालात हैं, जो हाफिज नईम ने धरना दे रखा है, उन्होंने कहा ये धरना स्टॉप नहीं होगा जब तक 24 करोड़ आवाम को हम इंसाफ ना दिला दें, उसको जब तक इनको बिलों के बिल, बिजली के बिलों को कम करना होगा, जिस तरह इन्होंने तबाही मचाई हुई है, इनको महंगाई को कम करना होगा, तो वो कर पाएंगी? जी क्या कहेंगे? नहीं साहब ठीक कह रहे हैं, हाफिज साहब ठीक कह रहे हैं जी। तो किस तरह उनका धरना काम करेगा, नहीं करेगा, या वो धरना रह जाएगा? मेरा सवाल आपसे है, आप बताइए कि आपकी राय क्या है? ओवरसीज में आप लोग हैं, आप लोग क्या देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? पाकिस्तान में किस तरह इस तब्दीली आएगी? कौन लेकर आएगा पाकिस्तान में तब्दीली? जिस तरह अभी एक कॉलर ने कहा कि लॉ इन ऑर्डर का जब तक सही नहीं होगा, जब तक तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आ सकती किसी सूरत भी। सिस्टम को सही करना पड़ेगा, निजाम को सही करना पड़ेगा, मगर कौन होगा जो निजाम को सही करेगा? जी आप बोले सर, जो मेरे साथ कॉलर है वो आप बोले। ये बताओ, हेलो, ये लोग अगर मुल्क के 4 टुकड़े हो जाएंगे, ये नहीं, आप बोले, मैंने आप ही से सवाल किया, आप बात करें, क्या कह रहे थे अभी? आप कंटिन्यू करें। आप मुझसे कह रही हैं? जी मैं आपसे कह रही हूँ सर। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि कौन है जो मुल्क को इस बहरान से निकालेगा, कौन है जो निजाम को ठीक करेगा, कौन शख्स आए मुल्क के अंदर बेहतरी लेकर आए? एक पावरफुल हमारी फौज है माशाल्लाह, सही ना, वही अगर लॉ एंड ऑर्डर का टोर्च लेके मैं पाकिस्तान में लॉ ऑर्डर लाना चाहती हूँ आज के बाद से, तो वो ला सकती है। बहुत ही प्यारा मैसेज किया आपने। वही है, यकीनन इस वक्त पावरफुल हमारी फौज है, हमारी फौज को चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पूरा कंटिन्यू करें मैसेज, बहुत जबरदस्त मैसेज है आप फौज को दे रहे हैं। अब ये कि देखिए जो ताकतवर इदारा है वही कर सकता है, तो अगर वो जब अपनी जो उनकी फौजी कम्युनिटी है, उनके इलाके में गया हूँ, उनके इलाकों में उनके यहाँ डिसिप्लिन है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोई उल्टी सीधी चीज कोई नहीं कर सकता, तो अगर ये इसी चीज को एक्सपेंड कर दें पूरी कंट्रियों में, तो क्या अच्छा नहीं होगा? बहुत अच्छी बात की आपने कि लॉ एंड ऑर्डर वही लोग लेकर आ सकते हैं, हमारी फौज। हमें फक्र करना चाहिए अपनी फौज पे, जो एक पावरफुल फौज है, अभी उसी को चाहिए। मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि ओवरसीज के लोग क्या चाहते हैं, वो किस तरह मुल्क का निजाम बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। जी अगर फौज जो है, मेरी बात सुने, जब फौज जो है, सर मैं आपसे बात करती हूँ, इनका ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। लीडर को आगे पीछे कर सकती है, तो कोई 100-200 बंदे अच्छे नहीं ला सकती, जो कि जहाँ पे इंसाफ के जो हमारे डिपार्टमेंट है उनमें इनको असाइन किया जाए और इंसाफ को आम किया जाए। क्या ये चीज नहीं कर सकती? कर सकती है, कर सकती है। अगर चाहेगी तो कर सकती है, नहीं चाहेगी तो फिर आप बैठे रहे, कोई नहीं आएगा वहां पर, बल्कि लोग जाएंगे वहां से बाहर। बहुत ही प्यारा सवाल का जवाब दिया आपने, बहुत एक्सीलेंट। कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि हमारी फौज कर सकती है। मैंने देखा है कि वाकई अगर फौज चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अभी उसको खड़ा होना होगा, इसलिए कि आवाम की चीखें निकल चुकी हैं, बस हो चुकी है, बहुत हो चुका। अब वो कहती है कि बस बहुत हो गया, अब ये बहुत हो चुका है, अब किसी न किसी को तो जागना है, सोते को जागना है। तो इसी को जो आपने कहा है ना कि हमारी फौज ही ला सकती है, जब भी मुल्क सही सिमत की तरफ जाएगा तभी मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जी बस मेरा यही कहना है। चले आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो जमात इस्लामी के लोग कर रहे हैं, जी ये जो हाफिज नईम कर रहे हैं, आप उसके बारे में भी आप कहें, जो धरना उन्होंने कहा है कि बेचारे जो जी अच्छी चीज है जी, लेकिन जमात इस्लामी को मैं अमेरिकन कॉर्पोरेशन कहता हूँ, बाय द वे, सही है, क्योंकि जब सारे मामला जब बिगड़े थे पहले, तो ये फुल टाइम इन्होंने डॉलर लिए थे, और ये दुनिया को पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी भी यू नेवर नो, अभी भी कुछ यही कर रहे हो, हमें क्या पता, ठीक है ना, हमें कुछ नहीं पता जब तक चीजें सामने नहीं आई, लेकिन पहले ये कर चुके हैं एंड इट्स प्रूवन। तो सही है, अभी अच्छा ही कर रहे हैं लोग, निकल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन ये कि हमें इनसे भी हमें थोड़ा अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि पहले उन्होंने कोई अच्छी चीजें नहीं की पाकिस्तान के लिए, बाय द वे। इन्होंने ही हमें अफगानिस्तान की वॉर में धकेला था और हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश किया था, और मैं शदीद इख्तलाफ रखता हूँ इस बात से और इस मामले में, लेकिन लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आई थी। अब हमें लोग बाद में समझ में इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। अभी ये वो निकले, अच्छी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इन पे भी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है आवाम को, इन पे आंखें खुली रखें। ये ब्रेन वॉश किस्म के लोग हैं, इनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बाय द वे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी कर रहे हैं हमारे साथ, ये अच्छा नहीं कर रहा है। ये जो मैंने ये नहीं कहा, इनकी अभी मुतालबात आपने ये कहा है कि ये जो अभी हाफिज नईम साहब जो धरना दे रहे हैं, तो वो तो आप सोचें 22 करोड़ अवाम के लिए निकले। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ अभी हम ये धरना बंद नहीं करेंगे जब तक हम जब अफगानिस्तान के में वहां पर सारे मसाइल चल रहे थे, उस वक्त भी इस्लाम का नाम लेके निकले थे। अब लोगों के हकूक का नाम लेके निकले हैं,
जरूर करें, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात गौर से सुने, समझें इसको, और आवाम भी सुने, इनसे खबरदार रहे। जब ये अपनी पटरी पे उतरे तो आप लोग की आंखें खुल जानी चाहिए। उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, अब तो है। तो अब आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा इनकी मकासद क्या है। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन इनसे आंखें खुली रखें। अच्छा, इनकी से आगे जो वो कह रहे हैं कि 24 करोड़ आवाम को हम उसका हक दिलाएंगे और धरना किसी सूरत स्टॉप नहीं करेंगे। लेकिन पहले देखिए, हर बंदे का पहले आप पोर्टफोलियो देखा जाता है, तो उनका पुराना पोर्टफोलियो बहुत ही खराब है। सही है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इनसे आंखें खुली रखें। अभी ये जो भी कर रहे हैं आवाम के लिए अच्छा कर रहे हैं, ये बिजली के बिल कम होने चाहिए, इनके मुतालबात बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका पुराना पोर्टफोलियो खराब है, तो बी अवेयर ऑफ देम। बस मेरा ये कहना। जी, आप क्या कहेंगे सर? एक सेकंड के लिए मैं इनसे भी ले लूं, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी सुमीना जी, मैं पिछले महीने का रेगुलर फोन कर रहा हूँ। हाँ, और उस बंदे की एक्सटेंशन है 3255। अच्छा, साहब ने ये लाइन एम्बेसी से नंबर कन्वर्ट करके अपने घर में दी हुई है, और उसके बच्चे फोन उठाते हैं तो यही कहते हैं डैडी घर पे नहीं है। अच्छा, उनका यही एक जवाब है, ये बच्चे मजाक करते हैं। अब हम लोग तो मजाक नहीं कर सकते। मैं अगर उसको फोन कर रहा हूँ तो हर किसी जरूरत के लिए कर रहा हूँ, और मैंने उस पर मैसेज भी छोड़ा है, लेकिन एक महीने से वो साहब की जरा पर इधर से इधर नहीं हो रही। अगर ये काउंसलिंग में ये हालत है तो फिर मुल्क क्या करेगा जी? जी, मुल्क में की हालत क्या होगी? आपने बंदा इस मुल्क का जो गवर्नमेंट के जॉब पे है वो चीटिंग कर रहा है और अपने काम में मगन है। उसको नहीं फिक्र कि कोई तकलीफ में हो या कुछ हो। ये आपने बिल्कुल सही कहा। करता हूँ डेली 3-4 बार। ये साहब को कोई असर नहीं है। अगर ये एक अब्बैसी में एक बंदे का ये हालत है तो फिर मुल्क की क्या होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मुल्क के अंदर कोई लॉ इन ऑर्डर ही नहीं है ना, जिस तरह अभी एक कॉलर ने बात मेंशन की, बहुत प्यारी बात मेंशन की, जब तक लॉ इन ऑर्डर नहीं होगा जब तक मुल्क कहीं किसी सूरत भी सही सिम की तरफ नहीं चलेगा। और ये बहुत अच्छी बात मेंशन की, जो हमारी बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं उनको चाहिए कि वो आए और मुल्क को संभालें, ताकि वो ही लॉ इन ऑर्डर लेकर आएंगे तो मुल्क सही निजाम होगा मुल्क का, और मुल्क सही सिम की तरफ जाएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतनी दफा फोन कर चुका पर वहां पे डिपार्टमेंट से कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो आप सोचें इदारे जब सही काम नहीं करेंगे तो फिर गरीब आवाम का क्या हाल होगा? वो इसी तरह की इसकी चीखें निकलेंगी, इसी तरह लोग शोर मचाएंगे, इसी तरह मुल्क के अंदर जो है ना निजाम सारा खराब होता चला जाएगा। अब आपके सामने की बात है कि इस वक्त लोग इतने परेशान हैं कि सोचें बिजली के बिल देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, अंदाजा लगाएं तो किस तरह लोग अपने घर का खाना, अपना चूल्हा जलाएंगे या बिजली का बिल जमा कराएंगे। आपके भी जानने वाले रहते हैं, वो भी आपको कॉल करते होंगे और आपको बताते होंगे कि हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह। और लोगों के बच्चों की फीसें इतनी ज्यादा हैं, तो बच्चे बहुत सारे ऐसे खित्ते हैं, ऐसे तबके हैं जहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है, समझ लें आप। वो बच्चों को एजुकेशन दिला ही नहीं सकते, उनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे? तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप सर? समीना जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक महीना से 3255 एक्सटेंशन है जो उन साहब ने कन्वर्ट करके अपने घर में लगाई होती है, और घर में बच्चे उठाते हैं। क्या उनके पास एक्सटेंशन पे ये नंबर नहीं आ रहा? और 2-3-4 बार जब ये वॉइस मेल पे जाता है तो मैंने मैसेज भी छोड़ा है। अब उनको क्या पता मैं किस मुसीबत में हूँ जी, लेकिन उन साहब की जरा बात टस से मस नहीं हो रहे। उन्होंने कभी वापस कॉल करके ये नहीं पूछा भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो, क्यों मेरे बच्चों को तंग कर रहे हो? नहीं, इसलिए कि जो भी सरकारी ऑफिस में बैठे हैं वो लापरवाह है, वो नशे में है, उनको कोई फर्क नहीं है दूसरों का। अगर फर्क होता तो ये साहब फोन करके पूछते। और ये एक बंदे की हालत है जो काउंसलिंग में काम कर रहा है, इतना फिटा हुआ आदमी। और ये फिटा हुआ आदमी अकेला नहीं है, हर बंदा मुल्क में जो सरकारी जॉबों में वो मजे में और नशे में है। इनका नशा कभी भी नहीं उतरेगा, इनको कोई फिक्र नहीं है को मरे या खपे।
हमें कोई परवाह नहीं है। और ये जो बड़बड़ करती है कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, अबे कल को मुल्क के 4 टुकड़े हो जाए, क्या तुम बोलोगे हम पे चीट करो? नहीं नहीं, ये सब भी अपने अपने हाल में मस्त है। अभी सीधी सी बात है, इसाक साहब ये तो कहते हैं जो मुल्क का कुछ नहीं होगा। तो इसाक साहब तुम्हारे 8 टावर है दुबई में, तुम्हारे बच्चों को वहां से कमाई मिल रही है, वो खा रही है, तुम्हें क्या फिक्र है? मुल्क जाए पहाड़ पे। सही कहा, बड़ी बड़ी बातें वो आके मीडिया पे कह रहे हैं जी। ये उनसे पूछो जो भूखे घरों में बेफिक्र बैठे है, जिनके घर में पावर नहीं है, पावर के लिए पैसा नहीं है। तुम तो दुबई में कमा रहे हो, खा रहे हो, तुम्हें टावरों की इनकम आ रही है, खाओ। मैं आपको ये बताऊं, IMF में लेके जाने वाले यही इसाक साहब है, इस मुल्क को डूबने वाले ये इसाक साहब है, जिन्होंने दुबई में जाके इनसे एग्रीमेंट किया, वहां से पैसा लिया, और वो सारा पैसा आधे से ज्यादा जो है वो लंदन चला गया। जो बाकी बचा उसमें से बाकी इन्होंने अपने टावरों पे लगाया। मुल्क को वो पैसा नहीं आया, ये रास्ता ये खोला गया। ये मुल्क चल रहा था रिटेल पे जो खा गए जरदारी साहब। नवाज शरीफ साहब ने ये होलसेल से ये पैसा उठाया IMF से, और IMF ने गिरवी रख दिया मुल्क। थोड़ा करके हर चीज गिरवी में चक्कर है। अगर नहीं तो MCB के मेरे पास लाखों शेयर है, यूनियन बैंक के मेरे पास है, मिरान बैंक के शेयर मेरे पास है, ओलान बैंक के है। किस का बताऊं? प्राइम बैंक की अभी इन्होंने बंद किया है, उसके शेयर मेरे पास है। हम लोगों ने हेल्प की थी अपने मुल्क को चलाने के लिए। नवाज शरीफ का दौर था, ये मेरे ख्याल में 92 या उसके आगे पीछे शेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। बैंक वाले एक आदमी को मैं 42,000 दिरहम दे के, नवीद मशरक बैंक में था, और 42,000 दिरहम के मैंने शेयर लिए। उसमें आधे से ज्यादा जो है वो लगे ही नहीं है। मैं भी तो सब्र करके बैठा हूँ। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके के इंशाल्लाह। बस हम मुल्क के लिए हमने बात की आज, यकीनन अपना जरूर आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि जो आज हमने गुफ्तगू की है, जो हमने बात की है, एक आवाज उठाई है यहाँ से। ओवरसीज के लोग देखें क्या सोचते हैं कि लॉ इन ऑर्डर जिस मुल्क में जरूर होना चाहिए। जहाँ लॉ इन ऑर्डर नहीं होता वहां के मुल्क नहीं चलते, वहां तरक्की नहीं करते, मैशत किसी सूरत भी बेहतर नहीं होगी। 22 करोड़ की आवाम की आवाज अगर आप लोगों को बनना है, उनको अगर रिलीफ दिलाना है, तो यकीनन मुल्क के निजाम को ठीक करने की जरूरत है, मुल्क के सिस्टम को सही करने की जरूरत है। तो जरूर सोचिएगा, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। BMK proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible Ahmed Jahazain live in concert with full band. Enjoy free parking and admission. Sponsorship, booth booking, and limited VIP tickets. Contact us at 416-897-1683 or info@bmkevents.com. Our proud sponsor.
My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. It's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी। Thank you. she says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. It's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी। Thank you. she says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. जी नाज़रीन, हम कहते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ताहिर साहब, जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा हालात हैं, तो हमने इनसे कहा कि आप भी अपनी राय दें। जिस तरह मैंने अभी आपसे 4-5 कॉलर ने बात की कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे किस तरह हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कुछ कॉलर की अपनी राय है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मुल्क के अंदर, जब तक वो सही नहीं होगा, जब तक निजाम सही नहीं होगा, जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, मुल्क के हालात ऐसे बेहतर नहीं होंगे। तो अभी हम ताहिर भाई से भी पूछते हैं कि आप बताइए कि आप क्या देखते हैं, ये जो इस वक्त आपके भी रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले पाकिस्तान में रहते हैं, और जो अभी जो हालात हैं पाकिस्तान में कि लोग फाकों पे उतर आए हैं, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि बिजली का बिल जमा कराएं या घर में अपने बच्चों के लिए कुछ ग्रोसरी लेके जाएं। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग खुदकशी में उतरे में। तो इस तरह के हालात किस तरह बेहतर होंगे। और आपने देखा कि हाफिज नईम साहब जो है धरना देके बैठे हुए, उन्होंने हुकूमत को वार्निंग दी है कि बहुत जल्द इस हुकूमत को छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम धरना किसी सूरत भी बंद नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। हम पूरी 24 करोड़ आवाम को उसका हक दिला के रहेंगे, उसको आज़ादी दिला के रहेंगे और इस गुर्बत से निजात दिलाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि हाफिज नईम साहब, उनका धरना ये कामयाब होगा या नहीं होगा? उनकी आवाज जाएगी लोगों तक, नहीं जाएगी? हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत का क्या लाएअमल है? मैं ताहिर साहब से पूछती हूँ कि आप बताइए कि आप क्या देखते हैं। पाकिस्तान देखें, लोग बाहर बैठे हुए मगर अपने मुल्क से बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत जज्बा है, इसलिए कि वहां से वो लोग आ तो गए हैं, मगर मैंने कहा था ना कि उनकी रूह और उनका दिल अपने मुल्क में है और वो अपने मुल्क पर फख्र करते हैं। इतना प्यारा मुल्क है, मगर आज हमारा मुल्क किस दहाने पे खड़ा हुआ है। तो हमने इनको इसलिए बुलाया कि ये जरूर बताएं कि इनकी क्या राय इस सिलसिले में। जी सर, क्या कहेंगे आप?
मेरी नजर में बहुत जरूरी है कि इंसाफ हो और इंसाफ होगा तो फिर पीस होगा। और जब तक पीस नहीं हो, इंसाफ नहीं होगा तो पीस नहीं होगा, और पीस नहीं होगा तो ये जो मसाइल सामने माशी तौर पर इकोनॉमिक जो फेस कर रहे हैं वो सब के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। तो उससे इकानमी के ऊपर भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो लोगों का पल्स होता है ना, जो मोटिवेशन या जो होता है कि हुब्बुल वतनी आपने मेहनत करनी है और इस मुल्क को मिला के चलना है आगे, वो यूनिटी खत्म हो गई है और वो स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। लोगों के पास रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में, अब मकान को भी छोड़े हैं, अब तो रोटी पानी और बिजली के चक्कर में सही कहा जी, उसमें लोग पड़ गए हैं। तो उससे जो रियल फोकस है, जो कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद जना ने कहा था, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, वो चीजें तो दूर की अब बात हो गई है। उन्होंने जो हमारी सोसाइटी थी, जो हमारा कल्चर था, जो कि डेवलप हुआ है, उससे ये हो गया कि एलीट हो गए और गरीब आदमी जो है वो पिसरा है, और जो मीडियट फैमिली होती है वो और भी सफर कर रही है जी। और जो ब्रेन ड्रेन का मसला हुआ है कि हमारे जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं जो पर यहाँ पर आकर बड़े सक्सेसफुल हैं, वो सब चले गए हैं। और अभी जो बता रहे थे जो कि तकरीबन कोई 15 लाख के करीब इंटेलिजेंट इंजीनियर्स, आपको पता है कि यहाँ पर एक इंजीनियर को बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? एक डॉक्टर को, मेरे एक बेटा डॉक्टर, दूसरा जा रहा है, 4-5 लाख डॉलर आपके लगते हैं एक डॉक्टर बनाने के लिए। और पाकिस्तान से कितने डॉक्टर आए हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें घूमती हैं एक तो ईमानदारी के ऊपर, हॉनेस्टी के ऊपर। वो कल्चर ही नहीं है हमारा। हम लोग इतने वो डिपेंडेंट हो गए हैं कि रिश्वत जो है सबसे बड़ा अजाब है। राशि वल मुर्तशी फिन्नार, जो लेता है वो जो देता है, दोनों जन्नत में जाएंगे। आप क्या उस माहौल जिसमें हम गुजर रहे हैं, क्या उसमें आप तमीज कर सकते हैं कि कोई काम भी है बगैर रिश्वत के हो सकता है? उसके अलावा जो ये जो अभी स्ट्राइक शुरू हो गई हैं, ये तो एक्सपेक्टेड थी, सूनर देन लेटर। ये जो धरना अभी हफीजुर रहमान साहब ने जो धरना दिया है, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि जो खड़े हुए हैं अवाम के लिए, 22 करोड़ अवाम के लिए, तो फिर आपको क्या लगता है? जी, ये क्योंकि जब तक ये इंसाफ नहीं प्रोवाइड करेंगे लोगों को, अब तो सर्वाइवल की बात शुरू होगी ना। ये बेसिक बोलते हैं ना, बेसिक नेसेसिटीज हैं। अब आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं अवेलेबल, तो वो इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि अगर वैसे ही रहना है तो हमने मरना है, तो व्हाई नॉट गो एंड एजिटेशन करें, प्रोटेस्ट करें और गो आउट, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि जस्टिस नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको जस्टिस नहीं मिलता। मैंने जिंदगी में नहीं सुना, आई एम ऑलमोस्ट 72 years old, कि एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं। और एक टाइम में एक मुकदमा 15 सिटीज में, 20 सिटीज में हुआ है। कोई जस्ट लॉ ऑर्डर नहीं है, कोई जज नहीं देखता कि ये क्या ज्यादती हो रही है कि एक आदमी, डजंट मैटर इज कोई भी हो, कि व्हाई दे आर डूइंग इट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जस्टिस प्रोवाइड करें। जस्टिस से रास्ते खुलेंगे और पीसफुल होगा और चीजें, लोगों को खौफ खुदा भी होगा और उसके बाद कानून का एहतराम भी तभी होगा जब उनको जस्टिस मिलेगा। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली जो है इकट्ठी जो है खराब चली आ रही है। पुलिस जिस तरह लेडीज को उठा रहे थे, लेडीज को जेल में डाल दिया। मैं किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। आई ओनली केयर अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी सिटीजन। तो आपके जो पाकिस्तान में जो आपके खुद जानने रिश्तेदार, आपके खानदान वाले, आपके बहन भाई वहाँ रहते हैं, तो वो बताते होंगे आपको फोन पे जब बात होती होगी जो पाकिस्तान के अभी मौजूदा हालात हैं, उस सिलसिले में आपसे क्या लोग बात कर रहे हैं? उनकी क्या राय है? पाकिस्तान की आम आदमी की क्या राय है, क्या सोच है उसकी, जो अभी हालात चल रहा है, जिस तरह लोगों की चीखें निकली हुई हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जिससे भी आप पाकिस्तान में फोन कर रहे हो, वो कहते हैं हम तो
तो मर रहे हैं। आप हमारे बच्चों को प्लीज किस तरीके से ले जाएं बाहर जी। और ये हर कोई बिस्तर बांध के, आपको नहीं लगता कि हर कोई अपना बैग बांध के बैठा हुआ है कि किस तरह कोई गुड अपॉर्चुनिटी मिले और वो इस मुल्क से निकले, बाहर जाएं? आपके भी अपने जानने वाले मुस्तकिल फोन करते होंगे कि किस तरह हमारे बच्चों को आप बाहर बुला लें, हमारे घर खाने को नहीं है, लोगों की ये हालात हो गई है। बिल्कुल कितना जी। और ये मुझे समझ नहीं आई कि जो इलेक्ट्रिकल बिलिंग जो इन्होंने बनाई है, इनका सबसे बड़ी किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक पावर तब होती है कि आपकी एक्सपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो और आप जो है रेवेन्यू जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो उसकी तरफ किसी का भी इंटेलिजेंटली फोकस नहीं है कि हम ग्रोथ पैदा करें, एक्सपोर्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। सिर्फ टैक्स पे टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम है। ये बात तो जरूरी है कि अब मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते। इनका जो फेयरनेस है सिस्टम जो है वो नीड टू बी, वो करेक्ट करने वाला है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हर आदमी रजिस्टर्ड हो, हर आदमी टैक्स फाइल करे, चाहे वो क्वालिफाई करता है या नहीं करता। मगर हर आदमी टैक्स, आप कहना है टैक्स फाइल करे, पर टैक्स आपको पता है ना, गरीब आदमी की तो सैलरी इतनी नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से देगा? जब अगर टैक्स उसके ऊपर लगाया जा रहा है, अगर वो टैक्स दे देगा तो बच्चों के लिए खाना कहाँ से लेकर आएगा, कहाँ से सब कुछ करेगा? तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो टैक्स किया है गवर्नमेंट ने, तो इसके ऊपर उसको कमी करनी चाहिए? उससे तो हर आम आदमी के ऊपर टैक्स लगा दिया। उसकी वजह ये है कि इनका जो टैक्स का जो नंबर्स है वो बहुत मिनिमम है। आपकी पॉपुलेशन अगर 22 मिलियन पीपल हैं तो आपके वेरी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ दैट पीपल जो है वो टैक्स दे रहे हैं। तो जब ये टैक्स स्प्रेड होगा और दूसरा जो लूप होल है, जो कि टैक्स ब्रैकेट्स, बड़े बड़े माफिया ग्रुप जो कहते हैं, जो पैसे निकाल के आउट ऑफ द कंट्री भेज रहे हैं, जो भी है वो वायलेट करें तो टैक्स नहीं पे करें। दूसरा उनके पास टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं, उससे ये होता है कि आपका जो कैश फ्लो जो है वो आउटवर्ड जाता है इंस्टेड ऑफ इनवर्ड आएगा। तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही है, जो पैसा आ रहा है वो किसी तरीके से रिसाइकल होकर ओवरसीज जा रहा है। तो ये जो टैक्स सिस्टम टोटली अनफेयर, मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई शायद डिसीजन दिया है कि आप एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास जो गवर्नमेंट है मेरी नजर में कोई क्रिएटिव माइंड नहीं है कि हाउ टू जनरेट रेवेन्यू, किस तरीके से हम इनकम को बढ़ाएं और सहूलतें दें। उसकी वजह ये है कि जो लोगों का जो मैंडेट गवर्नमेंट को मिला है वो उसके बारे में डाउट है। इलेक्शन की जो रिजल्ट्स हैं फॉर्म 45, 447, तो वो पैशन और कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं है पब्लिक का, उसकी वजह से उनके पास पावर नहीं है और लोग उनके बिहाइंड नहीं है। तो आप चंद जो लीडर हैं वो सिर्फ अगर मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए वो काम नहीं करते, और उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह वो कुछ प्रोग्राम है वहां पर, जिस तरह बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिक टू सिंध है, इस तरह कुछ और प्रोग्राम है, दे शुड नॉट बी पर्सनलाइज्ड। और दूसरा, पैसे कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं दिए जाते, दे आर ऑलवेज कि डेवलप करें, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो से देखिए मेरे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके थे, उनकी राय भी लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये बताएंगे कि पाकिस्तान में जो हाफिज नईम साहब ने धरना दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये धरना किसी सूरत भी स्टॉप नहीं करेंगे 22 करोड़ आवाम को जब तक इंसाफ ना दिला सकें। और आपने देखा कि आज इसाक डार ने कहा है कि ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि मुल्क जो है मैशियत तबाह हो रही है, मुल्क जो है ना बहरान की तरफ जा रहा है, कोई मुल्क बहरान की तरफ नहीं जा रहा, कोई डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। तो आपकी इस सिलसिले में क्या राय होगी कि हाफिज नईम साहब ने जो धरना दे रखा है, ये धरना हाफिज नईम साहब किस तरह जारी रखेंगे? उन्होंने बल्कि लोगों को कहा है कि इसमें शामिल हों और आए इसको, और ये जब तक स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक ये हुकूमत नहीं छोड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत छोड़ने वाली है? लेकिन दो बातें, डार साहब का, तो डार साहब की हम किस बात पर यकीन करें? उस बात पे यकीन करें कि उसने कहा था कि मैं नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता हूं, उस पर यकीन करें कि डार साहब आज कह रहे हैं 2024 में, उस पर यकीन करें। तो डार साहब को तो कोई किसी गिनती में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हफीज साहब कराची से नाकाम होने के बाद, मेयर का इलेक्शन हारने के बाद, अब उनके पास जो सेकंड ऑप्शन रह गया था वो किसी के लिए बैटिंग या किसी के लिए बॉलिंग करना था, ठीक है, क्योंकि वो आप 12th मैन में चले गए थे। तो 12th मैन में आदमी चला जाता है तो उसका ऑप्शन नहीं होता कि वो डग आउट में बैठ के सिर्फ मैच देखे।
तो उसने कहा कि भाई मेरा इस्तेमाल करो, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए टाइम बाइंग, सारा गेम टाइम बाइंग का है। इमरान खान को जब तक जेल में रख सकते हैं सांसें चलेंगी, इमरान खान को जब तक रख सकते हैं आप जेल में उस वक्त तक चलेगी। जब तक इमरान खान अंदर है ये लोग लूट मारी, चोरी चकारी जो इनको करना है वो करना है, सारे इनडिसिप्लिन काम करेंगे। लेकिन अगर आप समझती हैं कि हाफिज नईम साहब कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाले, बिजली बिलों में कमी लाने वाले, तो ये तो होने वाला नहीं है। कल की मैंने तारीख में बताया था कि पाकिस्तान के ऐसे हालात है ही नहीं कि हाफिज नईम साहब की रिक्वेस्ट को कंसीडर करके पाकिस्तान जो IMF के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। जब IMF ने अपने आपको डिक्टेशन दे दिया, उस डिक्टेशन के मुताबिक आप तो सर ये कहा जा रहा है कि आपने कहा कि ये बताएं कि जो अभी इतनी ज्यादा महंगाई है, आपके भी रिश्तेदार हैं, आपको भी इत्तला देते होंगे कि पाकिस्तान में हर शख्स ने अपना बैग बांध के बैठा हुआ है कि किस तरह हम इस मुल्क से निकले। जी देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको बताऊं, यानी पिछले 5 महीने से मरियम नवाज बड़ी मेहनत से पंजाब में काम कर रही थी, ठीक है। आधे से ज्यादा पंजाब लाहौर डूब गया आज, आधे से ज्यादा। जी अस्पतालों से मरीजों को उठा के अपने घर ले गए, पानी अस्पतालों में घुसा है। बिल्कुल आपने सही कहा, आधे से ज्यादा पंजाब डूब चुका है। 22 लोग मर गए आज की बारिश में, ठीक है। हाफिज नईम ने जो गरीब लोग, दिहाड़ी वाले लोग थे, मदरसों में जो काम करते थे, जो बेचारे चौकीदार थे, उन लोगों को धरने में चाय रोटी और पराठे के ऊपर रखा हुआ है। और इस आसरे में कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ रुपए कम कर देगी बिजली में, ये कहाँ का कंसेप्ट है? ऐसे नहीं कभी किया जा सकता, ऐसे नहीं होता। पर उन्होंने आज उन्होंने कहा शरीफ खानदान को इत्तला दे रहे हैं कि किसी सूरत भी शरीफ खानदान को ये मुल्क छोड़ के जाना होगा, अगर नहीं गए तो हम इस चीज को स्टॉप नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि और अवाम उनके साथ शामिल होगी? मुझे ये बताइए कि इनके धरने से किसके कान पे जू रेंगेगी? किसके कान पे जू रेंगेगी? किसी के जो मैंने आपको बताया था 2029 तक ये कंपनी वालों ने अपना फील्डिंग लगाई हुई है। इनका इरादे बहुत लंबे हैं। अगर वो हाफिज नईम के प्रोग्राम से या दूसरे किसी और धरने धुरने से अगर ये हुकूमत करने वाले होते तो इतने बड़े बड़े मुआहदे नहीं करते दुनिया में जाकर, ठीक है, और इतने बड़े बड़े लोग कमिटमेंट नहीं करते। तो मसला कहने का ये सब बेकार की बातें हैं। जितना देर तक इमरान खान को जेल में रख सकते हैं उस वक्त तक इनकी सांसें चलेंगी। तो नवाज शरीफ का तो ये कौल है कि तुसी वकील की करना है, डायरेक्ट जज ही कर लो। आप समझ रहे मेरी बात? वकील तो करते ही नहीं, डायरेक्ट जज कर लेते हो। तो वो करके भी देख लिया उन्होंने। देखिए किसी को लाइन पर एक साहब है मेरे साथ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात के सिलसिले में सर? जी हेलो, बात वही जी, एक मिनट सर मेरे साथ। वैसे आपका काम नहीं करती, बात नहीं सुनती, लापरवाही करते हैं। जी आप बोल रहे हैं 10 बार कॉल करो, नहीं जवाब देते जी, वो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा और क्या नहीं होगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आप? हेलो जी ताई भाई आप बात करें, इनकी आवाज नहीं है। जी किसी मुल्क में इन्होंने 14 मारे थे कादरी साहब के, आज तक उसका केस नहीं लगा है। वो जो बच्चा दुनिया में आने वाला था पेट में, वो औरत के गले पे रख के सर ये तो सर आप बहुत दफा बात मेंशन कर चुके हैं सर, पुरानी बात होगी सर, नई बात अगर आप करना चाहें जो मौजूदा हालात है उस सिलसिले में। नहीं पुरानी बात बहुत दफा, देखें आपकी पुरानी बात बहुत दफा हमारे शो में हो चुकी है। देखिए हमारी जो है ना पुरानी बात बहुत दफा शो में हो चुकी है। हम चाह रहे हैं कि अभी जो हालात हैं हम उस पर डिस्कस करें, ज्यादा बेहतर है। घूम फिर के बाद जो है ना वो जस्टिस पे आती है। जी जस्टिस नहीं होगा तो पीस नहीं होगा। अब कितनी क्रिमिनल चीजें बढ़ चुकी हैं, डकैती हो रही है, यंग लड़कों के पास जॉब्स नहीं है, वो किलिंग कर रहे हैं, स्टीलिंग कर रहे हैं, ये कॉमन हो गया है। ये गने उठाए चले गए क्योंकि उन्होंने देखा है कि पुलिस ने रात के अंधेरे में लेडीज को पकड़ा, अरेस्ट किया है, दीवारें पलांग कर अंदर गए हैं। तो वो जो लॉनेसनेस जो पैदा हुई है तो उसमें रिस्पेक्ट जो होती है वो खत्म हो गई है लॉ की। उसके लिए वही बता रहा हूँ कि अगर हमारा जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग हो तो वो एक्शन ले, नॉट कि मैं किसी से एफिलिएट हूँ। जो भी जस्टिस डिपार्टमेंट जो है, दे आर नॉट
responsible for anyone but all citizen. They have to follow the constitution. तो वो जब और इसी हिसाब से हमारा जो पुलिस है या और जो डिपार्टमेंट्स है, जो टैक्स डिपार्टमेंट, कलेक्शन, ये सारे जो है, अब इशू जो है वो डिसिप्लिन का है, जिसमें पुलिस आती है। पुलिस को क्या पता है कि उनका ओथ क्या है, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या करना। किसी को तो पढ़ना भी नहीं आता होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो SHO या SD या DSP वटेवर जो लगा देते हैं, क्योंकि सब नेपोटिज्म है ना। एक दूसरे की पार्टी कोई आता है हायर करता है, कोई कर देता है, तो नेपोटिज्म में मेरिट नहीं आता। आपने चंद मेरिट में ऑफिसर देखे हैं, यंग लड़के और लड़कियां, वो बहुत अच्छे तरीके से चीजें निभा रहे हैं। तो अगेन घूम फिर के कि जस्टिस होगा तो पीस होगा, पीस होगा तो फिर आप अपने बिजनेस में एक्सपैंड कर सकते हैं, मोमेंटम आएगा। कुछ आप इनके इंसेंटिव प्रोग्राम होने चाहिए तो कि अपलिफ्ट करें, जिस तरह यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में होता है कि जब इकॉनमी डाउन होती है तो गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल फंड्स देती है। और अगर पाकिस्तान के लिए आप कह रहे हैं यहाँ की और पाकिस्तान में बहुत फर्क है, यहाँ पे गवर्नमेंट फंड देती है मगर पाकिस्तान में तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। कैसे देगी गवर्नमेंट फंड तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट तो खुद आप देखें, पाकिस्तान तो कर्जों में डूबा हुआ है इस वक्त। IMF के कर्जे इतने ज्यादा ले रखे हैं कि आप सोचिए कि किस तरह और जब कर्जा लेते हैं IMF से तो हमेशा ये ऐलान आ जाता है कि जी शुक्र खुशियां मनाते हैं कि जी मंजूर हो गया कर्जा, मगर फिर कहते हैं कि भाई बोझ अवाम पे ही डालते हैं, सारा कुछ कर्जों का बोझ, कर्जे खुद ले लेते हैं और फिर अवाम पे इस पर बोझ डाल देते हैं। अवाम के पास बेचारी अवाम करे क्या? आप अंदाजा लगाएं कि गरीब तबका तो आप सोचें जो बहुत गरीब तबका है बस वही रह गया, मिडिल तबका तो खत्म हो गया। आप सोचिए सफेद पोश तबका तो बेचारा परेशान है कि वो किधर जाए, उसके लिए तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं इस वक्त मुल्क के अंदर। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्होंने मैनेजमेंट जो इसकी टीम है वो इतनी बढ़ा दी है, अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिए हैं। जब प्रीवियस गवर्नमेंट की जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त उन्होंने कट डाउन किया था, उससे सिंप्लीफाई और वेरी हम्बल ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से लोगों ने उसको फॉलो किया। अब जो है कि अभी जो बजट बता रहे थे एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हर चीज के, प्रेसिडेंशियल के या प्राइम मिनिस्टर के, और मेंबर जो डायरेक्ट क्या कहते हैं मशीर हैं, एक्स्ट्रा लिए हुए और गाड़ियां। सबसे बड़ी चीज अगर देखा जाए इंसाफ से, ये तमाम गाड़ियां, ये रिटायरमेंट और ये प्लॉट्स वगैरह जजेस जनरल सबको मिलते हैं, ये खत्म होने चाहिए। किसी सोसाइटी में किसी जज को ओवर एंड अबव जो नॉर्मल होती है, किसी को गाड़ी नहीं मिलती, किसी को पेट्रोल नहीं मिलता, किसी को यूनिट नहीं मिलते, कोई किसी को मुरब्बे नहीं मिलते। ये पता नहीं अजीब दस्तूर है कि ये चला जा रहा है। वो भी गरीब मुल्क जो कि बारो करके रहता है, 50% से ज्यादा तो आपका जो एक्सपेंस है, इनकम जो है वो तो डेट पेमेंट भी चला जाता है। और बिकॉज और जो आपका जो पैसा करेंसी जो नीचे गई है। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अब आप बताइए कि जो हाफिज नहीं, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है सर, आपकी बात आ गई है, मैं जरा इनसे ले लूं एक क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन यही है कि हाफिज नईम साहब ने जो आज धरने में कहा है कि लोगों को कहा है कि धरना किसी सूरत स्टॉप नहीं होगा, शरीफ खानदान को मैसेज पहुंचाया गया है कि शरीफ खानदान किसी सूरत भी ये मुल्क को छोड़ के जाए, तो आपको क्या लगता है कि शरीफ खानदान हथियार डालेगा या नहीं डालेगा, या गरीब आवाम को उन्होंने कहा कि हम गरीब आवाम को रिलीफ दिला के दम लेंगे और जब तक हम अपना धरना जारी रखेंगे? आप क्या कहते हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये हाफिज साहब जो है गलती कर रहे हैं, इनके साथ जो है डबल क्रॉस हो रहा है जी। और जो इनकी पार्टी है उसकी एक मखसूस तादाद है जो कि वो लेके आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और PTI ने, जैसे मैंने बताया था कि 2 दिन पहले ऐलान किया कि हम जो है हाफिज साहब को ज्वाइन कर रहे हैं और इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से डील करने को और उनके कदमों में बैठने को तरजीह दी। तो हाफिज साहब ने पहले कराची में भी धरना दिया था, और कराची तो आपके कहने का मकसद ये है कि हाफिज साहब के धरने और हाफिज साहब के बयान में कोई भी दम नहीं है, कोई भी इतनी अहमियत नहीं है उनके? नहीं वो अच्छे आदमी। अगर आप तो यही कह रहे हैं कि हाफिज साहब ने पहले भी धरना दिया था, तो इसका ये मकसद है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आपके कहने का मकसद ये है? देखिए जी, पहले जो धरना दिया था कराची में इन्होंने, पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है, जब कोई धरना होता है, इस किस्म काम होता है, वो आते हैं और ड्रामा करते हैं, कहते हैं अच्छा जी कमेटी बना देते हैं। कमेटी बन गई, हाफिज साहब ने कहा कि ये काम करना है, हाँ जी ये हो गया।
हाँ जी, ये हो गया। जितने हाफिज साहब ने कहा सब हो गया, धरना खत्म हो गया कराची से। तो आपको क्या लगता है कि हाफिज साहब के धरने से बेहतर है कि अल्ताफ हुसैन को बुला लिया जाए मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए? मुल्क के हालात तो अल्ताफ हुसैन बेहतर नहीं कर सकते। मगर आपने पहले तो शो में कहा, बहुत पहले जब शो में कहा था कि अल्ताफ हुसैन आ जाए तो शायद मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाएगा। जो भी हालात है, अभी आपने देखा पाकिस्तान में बारिश हुई, अभी एक कॉलर ने आके बताया कि पंजाब तो आधा डूब चुका, तो वहां पे तो इंतजाम बड़ा कहा जाता, बहुत काम हो रहा है। तो आज तो पंजाब डूबा पड़ा है पाकिस्तान में। देखिए, मुल्क के हालात तो अल्ताफ हुसैन साहब जो है सही नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर कराची के हालात बेहतर हो सकते हैं, बड़ा सिटी है पाकिस्तान का, वहां से टैक्सेस आते हैं, तो वहाँ के हालात जो हैं अल्ताफ हुसैन साहब बहुत बेहतर कर सकते हैं। एक बड़ी तादाद जो है नहीं, मेरा मतलब कहने का, सिर्फ पूछने का आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि हाफिज नईम के धरने से कुछ नहीं होने वाला, तो इसका ये मतलब है कि अगर अल्ताफ हुसैन को इजाजत दे दी जाए, वापिस आ जाए अल्ताफ हुसैन, तो वो जब धरना करेंगे तो कुछ असर होगा, यानी कि अवाम को रिलीफ दिला सकते हैं वो, उनकी आवाज में इतनी पावर है। देखिए, अगर अल्ताफ हुसैन साहब अगर आ जाएंगे कराची में, उनको सियासी एक्टिविटी की इजाजत दी जाए तो कराची में बेहतरी आएगी, क्योंकि वहाँ के इंतजामात जो हैं फिर कुछ लोकल लोगों के हाथ में आएंगे। अब मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दूं, मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ जी, समझे। अब इस्लामाबाद में मैं हूँ, यहाँ एक ऐसा रूल बना दिया जाए कि इस्लामाबाद में जो 60-70 साल से रहने वाले लोग हैं उनको जो है किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी जाएगी, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, और जितना होगा वो सब कराची से बुला के नौकरियां दी जाएं इस्लामाबाद में, और कराची से बुला के जो है स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाए इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, और इस्लामाबाद को जो है छोड़ दिया जाए। तो जब इस्लामाबाद को 70 साल छोड़ दिया जाएगा तो एहसास महरूमी होगा, एहसास महरूमी होगा, ज्यादती होगी। अभी जो साहब से बात कर रहे थे पुलिस के बारे में, जजेस के बारे में, वो बात तो बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन खुल के बात नहीं कर रहे थे। तो मैं खुल के बात कर देता हूँ। सिंध की मिसाल ले लें, सिंध में जो पुलिस हायर की जाती है या ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो डाकू होते हैं, रेल कच्चे के डाकू। हाँ, कच्चे के डाकू जो, तो अभी जो मुहिम चली थी कच्चे के डाकू को पकड़ने की, तो वो मुहिम भी नहीं खड़ी रहेगी। वो मुहिम जो है 92 से पहले चली थी, अभी भी तो चलाई थी, अभी भी तो बड़े बड़े दावे और वादे किए मीडिया में आके। उनके वो सिर्फ ड्रामेबाजी है, उसका रूप मोड़ देते हैं, और जो पावरफुल लोग हैं वो नहीं होने देते, वो ऑपरेशन नहीं होने देते हैं, और आराम से ये घूमते रहते हैं। वर्दी में भी लूटते हैं, बगैर वर्दी के भी लूटते हैं। कराची में तो पकड़े गए हैं डकैती के वक्त, कार्ड पुलिस का निकला है, जेब से जब पिटाई हुई है तो कार्ड पुलिस का निकला है। कराची के एक थाने में भी लोकल आदमी नहीं है सच्चो, एक थाने में भी लोकल नहीं है। आप थाने में चले जाए, शायद और नादिर आपको कोई लोकल बंदे मिले, या तो सारे इंटीरियर्स इनके होंगे, या तो कुछ जो है मुल्क के दूसरे एरिया के होंगे। लोकल लोगों के लिए नौकरी है ही नहीं किसी इदारे में। तो जब आप लोकल खत्म कर देंगे, अगर आप कनाडा में रह रहे हैं, किसी भी शहर में रह रहे हैं आप, वहां से एक फार्मूला बना दिया जाए, कोटा सिस्टम बना दिया जाए, और जो कोटा बनाया जाए उस पर भी अमल नहीं होता ना, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, नहीं होता, उस बात कर सकते हैं। आप क्या चौधरी साहब, ये कुछ साइड सब कुछ कहना है जी साहब, सर भाई क्या बोल रहे हैं आप, क्या कहेंगे? आपके पास निजाम है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके पास करेज करें। यहाँ पे मेरी बात में बैठ के जद्दोजहद नहीं होती, आप क्या रूम में बैठ के थोड़ी ये कोई देता है, जब इसके लिए गोली खानी पड़ती है। किससे बात कर रहे हैं आप महमूद भाई? क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं यहाँ जद्दोजहद नहीं होती बैठ के? चौधरी साहब रोज ये गिला करते हैं, मैं इनको ये कहता हूँ कि अगर इनको प्रॉब्लम है तो ये जद्दोजहद करने के लिए हमें कहते हैं ना इमरान खान को कि जेल तोड़ के ले आओ और ये करो वो करो फलां करो। तो मैं इनको कहता हूँ कि अगर आपको हक चाहिए तो इस्लामाबाद छोड़ के कराची जाए ना, जरा करके दिखाएं। देखिए, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, पंजाब से मेरा ताल्लुक है, देखिए पंजाब से मेरा ताल्लुक है, मुझे जो है कोई तकलीफ नहीं है।
मैं कोटे सिस्टम पे मैंने जो है जॉब भी हासिल की है कोटा सिस्टम पे, और कोटे सिस्टम पे मेरे बच्चों ने भी फायदा लिया है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हक बात कर रहा हूँ और सच बात कर रहा हूँ। अगर आपको तकलीफ है सच बात से तो किसी मेंटली हेल्थ डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको सच बात से तकलीफ होती है रोजाना तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ये आपके लिए भी बेहतर होगा। देखिए रोज आने की बात ना करें, इस वक्त आज की शो की बात करें जो हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का बहुत मेन इशू है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। देखिए मैं तो नहीं किया ना, एक पाकिस्तान पे डिस्कस हो रहा था कि हालात किस तरह बेहतर होंगे। जब तक मैरिट नहीं आएगा मैं नहीं कहा। आपने सही कहा, जब तक मैरिट नहीं आएगा तो ये जो मैंडेट चोरी किया गया है तो उसके ऊपर क्या बात करेंगे। मैंने जो दूसरे साहब थे उनकी बात की तारीफ की, उन्होंने बात बिल्कुल सही की। उन्होंने यानी कि आप ये कहेंगे ताहिर भाई ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है, उसे एग्री करते हैं आप। बातें की, उन्होंने मेरिट की बात की, उन्होंने जज की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसी ही बात कर सकता है। हाँ तो वो पढ़ा लिखा आदमी, उसी के लिए तो मैंने बिठाया उनको कि आज शो में आए, जरा बैठे, आपकी राय क्या है। मैं इनकी राय सुनना चाह रही थी तो मैंने सुनाई आप लोगों को। मैंने उसी चीज को आगे करते हुए मैंने कहा उन्होंने सही बातें की हैं और ऐसे ऐसे हालात हैं 1971-72 से एक तबके को कराची में जो है कत्ल और गारतगिरी की। चले जरा चौधरी साहब एक सेकंड के लिए स्टॉप करें, जरा महमूद भाई की राय ले लें। महमूद भाई आपने चौधरी साहब को कहा, इनको पता नहीं चौधरी साहब, आपने चौधरी साहब की बात को आगे लेके बढ़े जिसकी वजह से चौधरी साहब को बीच में बात करनी पड़ी, आना पड़ा आपके लिए। अगर आप अपनी बात कर रहे होते तो नहीं होते। तकलीफ है ये इनको तकलीफ है, ये इनको कोई अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। देखिए ये लोग देखिए यहाँ तो डॉक्टर इतना अच्छा नहीं मिलेगा, अमेरिका कनाडा में रहते हैं, कम से कम अच्छे डॉक्टर को दिखाते समीरा इनको। चले सुनाए एक सेकंड के लिए जरा महमूद भाई की बात ले लें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी महमूद भाई क्या कहेंगे। तो ये इनको पूछ रहे अभी देखिए महमूद भाई उनकी बात ना करें प्लीज, अपनी बात करें। भाई आपने बताया था आप अल्ताफ हुसैन के लिए रऊफ सिद्दीकी के साथ भत्ता जमा करते थे, जाके भत्ता जमा करो ना, भत्ता लेके भाग गए कनाडा। हाँ कितनी बार बोलूं आपको यार। समीना गवाह आपने शहर के ऊपर बोला, एक दूसरे साहब ने बोला था अल्ताफ हुसैन ने मुझे पैंट पहना दी है, पीली पैंट पहना दी है। चले चौधरी साहब एक मिनट के लिए महमूद भाई एक मिनट के लिए जी बोले सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने एक पोइट्री लिखी थी सोच के बारे में, लीडरशिप क्या होती है उसका मैं एक पैराग्राफ आपको पहला उसका बताता हूँ। सोच जरा क्या तुझको खबर है, जाना है कहाँ और मंजिल किधर है। ये इज अबाउट द लीडरशिप। ये पोइट्री मैंने 2013 में लिखी थी, वो पूरी नज़म है, आप गूगल कर लें तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो सोच है हमारे लीडर की, उसके साथ जो सिमत उसने मुअय्यन की है, हम कुछ सोच रहे हैं, अवाम कुछ सोच रही है और लीडर कुछ और सोच रहे हैं। तो उसमें देखिए आप जो है बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं। ये जो लोग हैं साथ बैठे हैं समझ में नहीं की बात। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आप एक बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं। देखिए समझ में नहीं आएगी। मिसाल ले लें। देखिए गड़बड़ ये है कंट्री में, इमरान खान साहब अच्छी चीजें लेके आए, अच्छी बातें करके लेके आए, लेकिन हुआ ये बदनसीबी ये हुई कि इमरान खान के साथ जो लोग चिमटाए गए, इनकी पार्टी में लोग डाले गए, उनकी वजह से इनकी पार्टी बर्बाद हो गई। नहीं इनको जलील होना पड़ा। ये आप गलत कह रहे हैं, इसलिए कि आप दूसरों के ऊपर मत कहें, आप अपने बारे में सोचें कि आपने क्या किया है। नहीं ये अगर आपने यूनिटी पैदा करनी, मेरी देखिए मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली जब तक हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, हम खुद इस चीज को रूल एंड लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। आप एक दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जरा सा दूसरा एंगल चेंज कर रहा हूँ। जो इमरान खान साहब का एम था और जो प्लानिंग थी कंट्री के लिए, वो जो है जो ये कचरा भरा गया ना दूसरी पार्टियों से लाके, और इनके जो पुराने वर्कर थे पीटीआई के, उनको ना सीटें दी गई ना उनको प्रॉपर ओहदे दिए गए। उनके पास कोई चॉइस थी? मुझे बताएं कि इस सोसाइटी में जिसमें करप्शन बहुत ज्यादा है, ईमानदारी की कमी नहीं है, यानी कोई ईमानदारी की नहीं, अगर चॉइस नहीं होती ना, अगर मैं इमरान खान साहब की जगह होता ना,
और इस किस्म के गंदे लोग पार्टी में ला के हुकूमत लेनी पड़ती है। मैं नहीं ले रहा हुकूमत। वो एक पर्शियन कहावत है, गुफ्तन आसान है वकरदन मुश्किल। आप कहना बहुत आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। जब एक कल्चर जो है, आप सही कह रहे हैं। देखिए आप सही कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, देखिए मैं आपकी बात से जो है ना इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ट्राई बहुत अच्छी की, लेकिन बदनसीबी है हमारी कौम की, हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की, कि उन्होंने देखिए साफ सी बात है, उन्होंने कोशिश की कि चोर डाकुओं को निकाला जाए। देखिए वो इमरान खान जो है ना वो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है सिस्टम चेंज नहीं होगा, हमारी हैबिट एटीट्यूड वो चीजें खत्म नहीं होंगी, तो वो आपको सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा है। पहले वो अकेला था, नहीं कर सकते ना। जो उनकी प्लानिंग हुई ना, उनको जो फार्मूला दे के उनके जो लोग उनकी पार्टी में डाले गए, तो ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने नाजायज फायदा उठाया, अपने ओहदों से और पैसे बनाए। तो बुलदार साहब देखिए बात होती है इस चैनल पे, बुलदार साहब जो है और क्या गलत सिलेक्शन था। जहांगीर तरीन इनकी पार्टी में, चौधरी साहब इनकी पार्टी में, शाह मोहम्मद कुरैशी इनकी पार्टी में, और जितने पीपल्स पार्टी के वकला हैं वो इनकी पार्टी में। जो जरदारी साहब ने इनकी पार्टी के अंदर डाले, इनको बर्बाद करने के लिए, इनकी पार्टी खत्म करने के लिए, इनके केस कौन लड़ रहे हैं? देखिए जरदारी साहब की राइट हैंड है। मेरी बात यकीन करें, खोसा साहब जो है टाउट है पीटीआई के अंदर, और ये जितने वकला आ रहे हैं पीटीआई में। आप एक बात सुने, चौधरी साहब एक बात सुने, मेरी बात सुने चौधरी साहब, मेरी एक बात सुने प्लीज। महमूद भाई आप मेरी एक बात सुने, चौधरी साहब मेरी बात सुने कि आप कह रहे हैं खोसला साहब जो है, खोसा साहब जो है बिल्कुल बेकार हैं, तो आप सोचें फिर उनकी पार्टी में है कौन अच्छा? सारे वकला तो हैं इनकी पार्टी में, वेस्टर्न गौर, मैंने यही बात अर्ज की, जो इनके लोग थे, लतीफ खोसा, आप कह रहे हैं लतीफ खोसा बेकार आदमी है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इनके पार्टी के जो लोग थे पुराने, उनको इन्होंने, मगर शुरू में हमेशा आपने ये कहा कि पार्टी जो बनी पीटीआई की पार्टी बनी, तो वो जो पुराने हुकूमत में लोग थे वही पार्टी लेकर बनाई गई। कोशिश कर रहा हूँ, जो पीटीआई के पुराने लोग हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया, और एक ये समझे कि एक पॉलिसी के तहत कि इनको जो है कहा गया है किसी से इनको आप पार्टी में रखें। यकीन करें ये जितने भी पीटीआई में लोग आए और ये जितना बड़े वकला आए, ये सारे मुखबिर हैं, पीटीआई के टुकड़े करने आए हैं, पीटीआई की बर्बादी के लिए आए हैं, और जिसमें वो कामयाब हो गए हैं, जिसमें वो कामयाब हो गए हैं, और पीटीआई तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ एक ही चले, अगर आपकी चौधरी साहब बात मान लेते हैं कि पीटीआई बर्बाद हो चुकी है, तो अभी जो हुकूमत है, अभी जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी क्या कारकर्दगी, उसकी क्या कारकर्दगी, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? जो अभी कहा जा रहा है कि हुकूमत अभी नहीं चल रही है, इनको खत्म कर देनी चाहिए, तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए मौजूदा हुकूमत जो है, इसको जो है बड़े खतरनाक हालात मिले हैं, समझे, और इस हालात में कंट्री को संभालना जो है आसान काम नहीं है। और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, मैं किसी का फेवर नहीं करता, दूसरी बात यह है कि फिर जो भी है हुकूमत में जो काम कर रहे हैं, ये सारे चोर डाकू भी हैं। अब ये चोरी डकैती भी करेंगे और कंट्री भी संभालेंगे, तो दो चीजें जो है इनको करनी है, और चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं किसी लीडर को, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये कुछ भी करेंगे, चोरी से तो बाहर नहीं आएंगे। जब ये जाएंगे ना, तो इनके रिकॉर्ड निकलेंगे कि इन्होंने किया क्या क्या है, कितने पैसे जो है बाहर गए। यकीन करें आप, ये इतने अरसे से यही काम कर रहे हैं। इनको जो है ये हराम का मुंह लगा हुआ है इन पॉलिटिशियनों को। ये अपनी जाने गंवाते हैं, इजी मनी के लिए आते हैं, ये आवाम की खिदमत के लिए नहीं आते हैं। इनकी आवाम की खिदमत से, आवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होता है इनका। और जो आवाम की खिदमत के लिए जो चाहते हैं काम करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे पीटीआई के लोगों ने गली कूचों में जाके काम किया, लोगों को समझाया, ये कहा। चलें एक कहीं नहीं जाइएगा, साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। 14 अगस्त यौम शुहदा पुलिस की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्मास। दस्तावेजी फिल्म में कुर्बानियों को बयान किया गया है
और हमें पाकिस्तान की तारीख के बारे में बताया गया है। साबिक टेस्ट कप्तान वकार यूनुस ने चेयरमैन पीसीबी के मशीर बराए क्रिकेट की जिम्मेदारियां संभाल लीं। बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 52 साला साबिक फास्ट बॉलर को अपना मशीर मुकर्रर किया है। ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर वकार यूनुस ने गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीसीबी से तफसीली मुलाकात की थी। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच रहने वाले वकार यूनुस ने मंगल को अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। क्रिकेट कमेंटेटर और कौमी टीम के साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अमूर की निगरानी करेंगे। नामवर स्टेज अदाकार सरदार कमाल लाहौर में इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। सरदार कमाल ने इफ़ज़ाल अहमद, कवी खान, सुहेल अहमद, उमर शरीफ, अमानुल्लाह समेत अपने वक्त के नामवर स्टेज अदाकारों के साथ काम किया। अदाकार के शोबिस करियर में चूड़ियाँ, देसा दराजा समेत मुतअद्दिद फिल्में काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने ड्रामे आले समेत मुतअद्दिद भारतीय पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल पर हमला किया गया तो अमरीका अपने दोस्त मुल्क के दिफा में सामने आएगा। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने फिलिपाइन में किया, जब उनसे सहाफ़ियों ने ईरान में इसराइल के मुबीना हमले में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत से मुतल्लिक सवाल किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एशिया इंटरनेट कोलेशन के वफ़द ने मुलाकात की, जहां इंटरनेट पर मवाद से मुतल्लिक़ ज़ाब्ता इखलाक और इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एशिया इंटरनेट कोलेशन के 3 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत मैनेजिंग डायरेक्टर एशिया इंटरनेट कोलेशन जेफ पियन कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में डेटा के तहफ़्फ़ुज़, इंटरनेट पर मवाद के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक और इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के हवाले से हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। आवाज़ न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़ न्यूज़। B&K proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible Ahmed Jahazaid live in concert with full band. Enjoy free parking and admission. Sponsorship, booth booking, and limited VIP tickets. Contact us at 416-897-1683 or info@bnkevents.com. Our proud sponsor. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। जी ताहिर भाई, क्या कहेंगे आप? मैं ये अर्ज करूंगा अपने व्यूअर्स को कि किसी भी सोसाइटी की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि वो उसका अमल जो है वो घर से शुरू होता है जी, और उसमें बच्चों को सच्चाई की तरफ बात करने की, अदब, एहतराम, रिस्पेक्ट, ये सारा जो माहौल जो है वो तरबियत जो है बच्चों घर से मिलती है। अगर वालिदैन जो कि एम्प्लॉयमेंट है, जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, अगर वो रिश्वत लेके पैसा घर खाना लेकर आएंगे और जिन बच्चों को वो फीड करेंगे, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हलाल का काम करेंगे इन द फ्यूचर जब वो ग्रो अप करेंगे? तो आपकी सोसाइटी का जो महवर है वो आपकी फैमिली है, कि फैमिलीज, उसके बाद आपकी कम्युनिटी है, आपके सिटी है, उसके बाद जो पूरा नेशन है। तो नेशन बिल्डिंग में हमारी बहनों का, माओं का, वाइफ, बच्चे, सबका एक हाथ है, तरबियत, तो वो बहुत जरूरी है। और वहां से फिर आप देख रहे अभी जो मसाइल हमारे हैं ना वो बहुत बड़े हैं। सबसे पहले हमें सच्चाई का साथ देना है और झूठ बोलना बंद कर देना है। उसकी वजह है कि जब आप सच बोलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह ये निजाम सही होगा? आप कह रहे हैं सच बोलेंगे, कहाँ सच बोलेंगे? इतना अरसे से ये निजाम चल रहा है, सारा कुछ सही कर रहे हैं समीना, इनकी बात में बहुत वजन है, बड़ी लॉजिक है और पढ़े लिखे इंसान है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और मैं एक अर्ज करता हूँ कि आपने जब घर से, मैं बजाय कि मैं सबको लेक्चर दूं, मैं अपने घर से शुरू करता हूँ कि आज मैंने जाके रात को घर बात करनी है,
खाने के टाइम में कि आज के बाद कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई गलत बात नहीं करेगा। हमारा एक मिसाल होती है, और किसी का फोन है, अब्बू जाओ बोलो डैडी यहाँ पर नहीं है, वो कहते हैं अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। तो सबसे बड़ा झूठ तो बच्चे को उस दिन से आपने ट्रेनिंग दे दी। तो ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इसका बड़ा तल्लक होता है, क्योंकि वही बच्चे बड़े होकर सोसाइटी में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वो मॉडल बन जाते हैं और वही चीजें फिर स्प्रेड होती हैं। तो इस और हमारी सोसाइटी जो है ना, वो हमारी कम्युनिटी जो है वो घर से चलती है। घर फैमिली बनेगी, कम्युनिटी होगी, फिर नेशन बिल्डिंग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक हदीस के मुझे याद नहीं रेफरेंस आ रहा था, सच झूठ नहीं बोलना। अगर पुलिस ऑफिस को कोई पूछे जी आपने किसी से रिश्वत ली, किसी को पकड़ा नाजायज, तो वो कहे जी मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। अगर ली है तो मैं कहूँ यस मैं रिश्वत ली है, तो उसको डर होगा कि मुझे एसपी जो है वो मुझे फायर ना कर दे। इस तरह टैक्स वाले हैं, वो कोई भी आदमी झूठ नहीं बोले। आज से प्रॉमिस करे ये नेशन कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, ना झूठ बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे। तो आप देखेंगे सोसाइटी विद इन 24 आवर चेंज हो जाएगी। जी मैम, जी आपने कहा कि झूठ ना बोले तो सोसाइटी चेंज हो जाएगी। जी महमूद भाई आप क्या कहेंगे? मीना जी हम क्या कह किसी को बोलने देंगे बात होगी। मैं आपको अपना तजर्बा बताता, मुझे 27 साल हो गए हैं। मैं अपनी एम्बेसी से यहाँ पे डील कर रहा हूँ डीसी वाशिंगटन में। एम्बेसडर साहब थे उस वक्त रियाज खोखर साहब। मुझे उन्होंने ये होप दी कि मैं तुम्हारे मसले पे हाई कमीशन से बात करता हूँ अबू धाबी में, और ही विल बी गोइंग टू विद द प्रेसिडेंट। हेलो जी, हेलो हाँ जी अरे लाइव शो में बैठे हुए। जी बोले आप बोले जी। अच्छा, अगर उन्होंने मेरे से बात की है तो प्रिंसिपली अगर आप 100% नहीं करते तो कुछ परसेंट तो काम तो करें जी। अब आपने किया नहीं है कि 0% काम किया है, आपने लेटर नहीं लिखा, आपने उनसे बात नहीं की। मैं तो उम्मीद में हो गया कि मेरा काम क्या पड़ा है। अब आखिर पे जाके आप बोले जी हम तो बिजी हैं जी। मैंने बोला वो लेटर की कॉपी दे दे। अबे हम काउंसलिंग का अंदर का मामला कैसे खोले? मैंने चुप हो गया। चले जी, ठीक है जी बोले आप क्या कहेंगे? आपने कर दिया जी, आप बोले। आप ही झूठे हैं, एम्बेसडर साहब झूठे हैं, तो नीचे कौन काम करेगा? तो अभी तो मिसाल दी है, अभी ताहिर भाई ने तो कहा है कि झूठ सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, झूठ बोलना खत्म करें, तभी कुछ हालात सही होंगे। जी सही साहब क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि एक टास्क दिया जा रहा है शेर अफजल को दोबारा कि पब्लिक को पुल करें। अच्छा, यानी कि आपको लग रहा है कि पार्टी में शेर अफजल को वापस लाया जा रहा है? वेरी इंटेलिजेंट जी। कल या परसों उसकी मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब के साथ, और उसमें उनको यही एडवाइस किया जाएगा ब्रिंग द पीपल ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया है अंदर से कि अब तक पब्लिक को कोई भी रोड पर नहीं सही तरह ला चुका है। अब उनके पास ये ऑप्शन रह गया है कि हमसे मुज़ाकरात करें। ये इमरान खान ने पहली दफा बड़े प्यारे तरीके से हुकूमत को कहा हमसे आके बैठ के बात करें, लेकिन यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि इमरान खान तैयार हो गए मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन वो ट्रेन निकल गई। मुज़ाकरात वाली जो ट्रेन थी ना, वो इमरान खान ने मिस कर दी है, और उस ट्रेन में बैठ गया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। ठीक है, यानी कि फिर तो सैयद साहब की बात सही हुई कि सैयद साहब कहते कि अब बहुत देर हो चुकी, इमरान खान ने ट्रेन निकाल दी, तो आप भी आज ये बात कर रहे हैं कि ट्रेन निकल चुकी है, तो आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे इस बात को? इसी पॉइंट नहीं, मैंने तो ऑब्जेक्शन भी इस बात पर कभी भी नहीं दिया। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि 2029 तक ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। आपको हमेशा यही कहा है कि ये हुकूमत ने जो फील्डिंग लगाई है उस हिसाब से लग रहा है ये 5 दिन का मैच है, ये T20 या वनडे मैच नहीं है। आप लोग खामखा से T20 और वनडे समझ रहे भैया। 5 साल के लिए जो जिस हुकूमत ने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, उन्होंने कहा ठीक है। वो मसला ये है कि आपने देखे इनको पहले ऑप्शन दिया जाता कि जी आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ऑप्शन दिया गया, इमरान खान को भी ऑप्शन दिया गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत 5 साल तक कहीं नहीं जाती? हाँ सही कह रहे हैं सैयद साहब, लग ऐसी रहा है। मैं आपको ये बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट कभी ऐसा जल्दबाजी में कोई फैसला, सुनिए मेरी बात सुनिए, एस्टेब्लिशमेंट ने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं किया। उन्होंने चूज किया, उन्होंने इमरान खान को भी चूज किया था एक जमाने में।
इमरान खान कहीं बीच में डगमगा गया, हो सकता है किसी कान का तो कच्चा है इमरान खान, लेकिन नवाज शरीफ ने इसे गनीमत समझा और वो बॉल पकड़ ली। और वो बॉल पकड़ने का मतलब है 5 साल के लिए इक़्तिदार में आ गया। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट के क्या बेनिफिट हैं, उनके क्या फायदे हैं, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर आप 50% भी एस्टेब्लिशमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट पे देते हैं, कोई अच्छा उनको कुछ फायदा हुआ है, उसमें वो यकीन करें फिर भी 50% मुल्क में रखेंगे, क्योंकि उनके पास दूसरी जगह कोई नहीं है जाने के लिए। आर्मी के पास मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देना है और तो कुछ नहीं है ना पाकिस्तान में। कुछ जनरल्स हैं जो बेचारे बदनाम हो चुके हैं किसी वजह से कि उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली है, जो भी बना ली है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी भी आपके मुल्क फौज में ऐसे लोग हैं जो मुल्क के लिए जीते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये चांस दिया था इमरान खान को। मसला ये इमरान खान का मसला ये कि इमरान खान चाहता है कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात की जाए। सियासत इसका नाम नहीं है, सियासत का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर लचक होनी चाहिए। जिस जो डाली झुकना ना जाने वो टूट जाती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने झुका नहीं तो इस वजह से इमरान खान की डाली टूट चुकी है। मगर अभी जो इतनी जद्दोजहद हो रही है सैयद साहब, अभी जो इमरान खान कह रहे हैं कि जी आप जो है ना वो क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुकर्रर करें और हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि वो डाली झुक नहीं रही है। इमरान खान ने अभी आपने कहा कि अभी तो वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गई है, तो फिर क्या किस तरह कह सकते हैं कि वो डाली नहीं झुक रही? समीना जी, मेरा और आपका एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आप इस एग्रीमेंट में किसी तीसरे आदमी को कैसे डाल सकती है? मेरा और आपका एग्रीमेंट 5 साल का है। आप किसी के बीच में ला कैसे सकते? हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम जी। जी तकरार में एक और कॉलर आ गई, मैं इनसे भी थोड़ा मैसेज करूँगी। 1 सेकंड के चुप हुए, 1 सेकंड आपकी बात कंप्लीट करवाऊंगी। जी सर, आप जी क्या बोलेंगे आप? जो पाकिस्तान के भी मौजूदा हालात हैं उस सिलसिले में आप बताइए कि आज पंजाब आधा डूब चुका है पाकिस्तान में, तो पंजाब के सिलसिले में ये बात की, और जो अभी हाफिज नईम साहब ने जो धरना दे रखा है उस सिलसिले में आपकी क्या राय है कि वो धरना जारी रखेंगे या खत्म कर देंगे? उन्होंने कहा है कि शरीफ खानदान से को उन्होंने मैसेज दिया है कि किसी तरह ये हुकूमत छोड़ दें, तो क्या कहेंगे आप? जल्दी से अपना मैसेज छोटा सा गिरा दें। जी पंजाब की क्या बात हो रही है? पाकिस्तान के हालात तो ऐसे चल रहे हैं कि खुदा ना लगता है कि पाकिस्तानी को क्या वाला है, इसलिए लोगों का साथ देना तो मुश्किल हो चुका है। वहाँ पर अजीबोगरीब चीज हो रही है, लोग अपने जाती फायदों के लिए लड़ाइयाँ जो अब वो पूरी फैल चुकी है। सारे लोग जरा जोर से बोलिएगा, बात समझ में नहीं आ रही, जरा जोर से बोले। जी कह रही हूँ कि जो बातें हैं वो इतने खराब है कि लग रहा है खुदा ना खास्ता कि जैसे मुल्क ही टूट रहा है। मुल्क के टूटने का मतलब ये नहीं होता कि उसके हिस्से लोग हैं, वहाँ की आवाम की कमर टूट रही है क्योंकि वो अपने अखराजात उठाने के काबिल ही नहीं रह रहे हैं। और हुक्मरानों जो भी हुक्मरान है, मैं समझती हूँ अभी आप किसी को भी हुकूमत देंगी, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वो संभालने के लायक नहीं रहेगा। तो हमारे मुल्क के हालात बेतहाशा खराब हो रहे हैं और यहाँ पे सियासतदान एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। अब हाफिजुल नईम साहब जो है वो अब उनको तो याद आ रहा है उस वक्त जब इलेक्शन में जब ये चीजें हुई और चीजें खराब, वो क्यों नहीं बोला उन्होंने? और अभी भी वो बोल रहे हैं उनको क्योंकि सिर्फ कराची में हुक्मरानी करने का दिल चाह रहा है तो वो जाकर वहां पर बैठ गए। उन लोगों के कॉल ऑफ फिल्म वैसे इतना तादाद है, आप किसी भी बिलीव करना इतना मुसीबत हो गया है। एक इदारा था फौज का, उसको भी इतना मुतनाजा हो चुका है वो कि उस पर भी अब कोई यकीन नहीं है। और बाकी सियासतदान तो हमारे ऐसे हैं कि उनका तो नाम लेने का दिल नहीं चाहता क्योंकि उनको तो कुछ दिखता ही नहीं है कि आवाम की हालत कितनी खराब हो चुकी है। तो ये हालात जो है पता नहीं कौन ठीक करेगा। मैं तो सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला से हम कोई उम्मीद करें कि अल्लाह ताला ही कुछ हालात ठीक कर दे, बाकी और तो कोई वहाँ इस काबिल नहीं है कि कुछ भी ठीक कर सके। तो अभी मैंने आपका जो है वो शो देखा तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ। सब अच्छी बात कर रहे हैं, मुल्क के हालात बहुत खराब है, बस ये कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बात की कि वाकई में मुल्क के हालात तो कौन सही करेगा, कुछ नहीं समझ आ रहा कि कौन आएगा, कौन मसीहा आएगा जो मुल्क को सही सिम की तरफ लेकर जाएगा। जी अब बोले, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी किसी भी कंट्री की लीडरशिप जो है उसकी विजन होनी चाहिए और हॉनेस्टी होनी चाहिए और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। आप किसी लीडर सेलेक्ट करते हैं, मेरा ख्याल है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो इमरान खान जो था वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर था और हाईली एजुकेटेड पर्सन आपका प्राइम मिनिस्टर हुआ। मुझे याद है कि एक दफा मिलिट्री की कोई ओरिएंटेशन हुई थी तो तमाम जर्नल्स ने कहा था कि मजा आ गया इनको वॉर प्लानिंग का प्रेजेंटेशन करने का, क्योंकि ही इज एजुकेटेड मैन।
तो ये जरूरी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमारी पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। वी हैव सिविल गवर्नमेंट बट वी आल्सो हैव अ पैरेलल गवर्नमेंट। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक पढ़ा लिखा शख्स है और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, तो इमरान खान को वापस आना चाहिए, आपकी ये राय? चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनको दे टेक ओथ कि ये हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो वो कहाँ गया उनका वो जो वादा है कौम के साथ कि हम अपने वादे को पूरा करेंगे, और जो वर्दी डालते हैं यूनिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट कहाँ गई आपकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इंडिविजुअली, अगेन मैं ये सब इंडिविजुअल के ऊपर है। आप एक लेते हैं, अपना ओथ लेते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, उनको कदर ही नहीं है कि वो क्या ओथ ले रहे हैं, क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजर करके, कुरान हाथ में रख कर। तो ये जो हालात हैं, ये हमारे ऊपर जो अजाब है उसमें सब लोग शामिल है। अवाम को जब आवाज निकालनी चाहिए वो आवाज भी नहीं निकाल रहे, एजिटेशन भी नहीं कर रहे जब करना चाहिए था। अब बात बहुत दूर तक चली गई है, और अब यह है कि वो लाइफ इतनी मुसीबत में आ गई है। एक ही आवाज है जो कि मैं किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। यानी कि आप कहते हैं एक ही आवाज है जो आके मुल्क को इस बहरान से निकालेगी, वो है इमरान खान की आवाज। एजुकेटेड इमरान खान है, और वो पूरे सिस्टम को चेंज करना चाह रहा है, क्योंकि सिस्टम जो है, सिस्टम हैज टू चेंज, और उसमें हॉनेस्टी, अगर सारे काम छोड़ दे, सिर्फ आप कहें कि आज के बाद मैं हॉनेस्ट हूँ, ऑनेस्ट हूँ बंदा, सही कह रहे हैं, बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी ऑनेस्ट हूँ, और उसके बाद अगर आप कसम उठा लें कि आज के बाद मैं सच बोलूंगा चाहे मेरी जान भी चली जाए, तो आप देखें कि आपकी सोसाइटी 24 आवर्स में ठीक हो जाएगी। जी क्या करेंगे बात देखे है ना। अभी इन्होंने भी ये कहा कि पढ़ा लिखा इंसान है इमरान खान, उसको आना चाहिए, वो ऑनेस्ट बंदा है, वो ही सिस्टम को सही करेगा तो बेहतर होगा। चौधरी साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, इमरान खान के पास ऐसी टीम है ही नहीं। अभी एक सेकंड चौधरी साहब, आपसे बात लेती हूँ, पहले मैं इनका सही सब करूँ। जी सही साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक पढ़े लिखे होने की बात है ना, वो बात अलग है। इमरान खान की ऐसी कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं, कुछ ऐसे ब्लंडर मारे हैं जिसकी वजह से वो भुगत रहा है। सबसे दो चीजें उसकी बहुत इम्पोर्टेंट। एक ये इम्पोर्टेंट है कि उसने जो घड़ी बेची है ना, वो घड़ी उसके मोरल के लेवल की नहीं थी वो चीज, उसने वो घड़ी बेची। तीसरा बात ये थी कि उसने शादियों पे शादियां। देखिए, आपको एग्जाम्पल बनना पड़ता है इस कौम के आगे। मेरे में और समीना जी में फर्क है, इमरान खान में फर्क है। हमें लोग नहीं देखते, इमरान खान को लोग देखते हैं कि हमें अपना बच्चा ऐसी क्या बात है? आपने कहा कि एक बात सुने, आपने कहा हमें लोग नहीं देखते, हमें लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं इस शो को, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं इस शो को, तभी तो ये शो किया जा रहा है, तभी तो ये शो वो कर रहा है। ये आपकी एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ये कहें कि आपको कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, मगर आप ये गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको अपनी एग्जाम्पल वापस लेनी पड़ेगी इस वक्त, इसलिए कि आप गलत दे रहे हैं एग्जाम्पल। आप एक सिंबल है, पाकिस्तान का कुछ सिंबल है। सिंबल को छोड़ें, इमरान खान की बात अलग है। आज हम इमरान खान की आवाज को और इमरान खान को कौन लेके जा रहा है ऊंचा, कौन इसको पॉपुलर कर रहा है? मीडिया, सबसे बड़ा मीडिया का हाथ है जो आज इमरान खान उस मकाम पे पहुंचे। अगर मीडिया उनका साथ ना देती, इमरान खान नहीं पहुंचते, तो आप ये कहें कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, मीडिया ही आवाज पहुंचाती है। आपने ये बात मिसाल ही गलत दी। मेन चीज ये सबसे बड़ी, आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात भी सुन रही है। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपकी बात तो सुनने के बाद मैंने आगे बढ़ाया ये चीज। आपने देखिए, मीडिया की बात मत करें, क्योंकि इसलिए कि आपने देखिए, आप अपनी मिसाल, एक बात सुने, आप अपनी मिसाल कह सकते हैं कि भाई मेरी आवाज का सुनेगा, मगर आप जब मुझे अपने साथ शामिल कर रहे हैं, समीना जी, आपकी आवाज और मेरी आवाज, मुझे और इमरान खान को इस तरह मिलाएंगे तो गलत है। मैं एक मीडिया पर्सन हूँ और मीडिया की आवाज 100% जाती है, कोई ऐसी नहीं है, और मीडिया ही है जो इमरान खान को ऊंचा लेके जा रहा है या इमरान खान के मैसेज को आगे पहुंचा रहा है। मेन चीज, ये दोनों चीजें डिफरेंट हुई है, इसलिए लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। आपने पहले भी ये बात कही थी तो मैं खामोश रही, तो लोगों ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया, सुने, आपने पहले यही मिसाल दी थी, दोबारा से आपने ये मिसाल दी, तो लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ये मिसाल आपके कॉलर क्या दे रहे हैं और आपने खामोशी से क्यों सुन लिया, जिसकी वजह से आज मुझे बोलना पड़ा आपकी इस बात पे
कि आप ऐसा कॉलर है तो आप अपनी मिसाल तो दे सकते हैं मगर उसमें मेरा नाम नहीं शामिल कर सकते। तो इसलिए प्लीज लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा किया करें। इसमें आप अपनी बात करें, जो भी बात करनी है आप अपने तौर पे कहेंगे। जी इमरान खान एक जी मैं अपनी स्पीच नहीं करी मगर आपने बात गलत की तो जिसकी वजह से मुझे रोकना पड़ा। मैंने पहले भी की थी, मैंने नहीं रोका था आपको। बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जी बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं? इम्पोर्टेंट बात सुन लें। इम्पोर्टेंट बात ये है कि दुकान बंद करें, महमूद साहब दुकान बंद करें, हमें पता चल रहा है आपकी सेल हो रही है। देखिए बात ये बहुत जरूरी ये है कि इम्पोर्टेंट मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपकी सेल हमें दिखाई दे रही है। देखिए बात सुने, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हमें अच्छाइयों की तरफ सोचना चाहिए, नेगेटिविटी की तरफ नहीं सोचना चाहिए। आपने देखना है कि आपका जो काम है वो आपकी जुबान से ज्यादा बोलता हो, आप उसकी अच्छाइयां देखें कि उसका कंट्रीब्यूशन देखें। मैं किसी पार्टी से तलक नहीं, उसका देखिए उसने कंट्रीब्यूट क्या किया। मगर अभी सैयद साहब कह रहे हैं कि नहीं जी वो जी क्या कह रहे हैं आप बोले। और उसका उसके पर्सनल ओके बंद करती हूँ महमूद साहब को, आप बोले जी। दुकान में बैठे हुए बातें कर रहे, हमें क्या उसकी दुकान से भाई। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यू आर राइट। जी बोलें। कुछ साफ बात कर रहे थे बीच में। जी मैं ये बात कर रहा था कि हमारी सोसाइटी में अक्सर हम लोग नेगेटिव पॉइंट को आगे उछालते हैं, उनकी अच्छाइयों को नहीं देखते कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि फोकस करें, आप गिने कि कितने काम उसने किए हैं जो भी शॉर्ट टाइम था वर्सेस के उसकी जो पर्सनल चीजें हैं। 01B जी बोले सर। समीना जी आप जो कहती हैं आप करती नहीं है, तो आपने म्यूट नहीं किया, हमें सुनाई दे रहा पूरा सेल पॉइंट। जी म्यूट कर दिया मैंने। जी बोले सर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं रिपीट करूंगा, बिल्कुल लगे हुए अपना। जी बोले। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी सोसाइटी तभी बेहतर होगी कि जब हम अच्छी चीजों को उजागर करेंगे। अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है और वो सोसाइटी को बेहतर करता है जी, तो उस चीज को ज्यादा उछाले ना कि उसके पर्सनल जो कि इस्लामिकली अलाउड है वो चीजों की तरफ आप ले जाए। एक दो पर्सनल नेगेटिव चीजें हैं लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन देखें कि उसने 3 हॉस्पिटल बनाए, आपकी यूनिवर्सिटी बनाई। कैंसर हॉस्पिटल बनाना यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में इतना डिफिकल्ट है, जो कि आपका तीसरा कराची में बन रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे यहाँ पर वो उसके ग्रुप हैं जो कि फंड रेजिंग करते हैं और लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट करके उसको पैसे देते हैं क्योंकि वो समथिंग हम चाहते हैं कि अपने बैक होम में कोई हेल्प हो। एजुकेशन के एमएल यूनिवर्सिटी जो बनाई है जी, नेमल यूनिवर्सिटी अमेजिंग, उसकी फंड रेजिंग में हम गए हैं, हमें पता है कि वो क्या कर रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है। वो एक लेगेसी छोड़ के जा रहा है जो कि बहुत कम आपको मिलेगी पूरी दुनिया में ऐसा लीडर जी, और आउटस्पोकन है, इंटेलिजेंट, हॉनेस्ट है। उसने तमाम यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत पॉपुलर है, ऊपर से ये बहुत इंटेलिजेंट हैं और ऐसे ही लीडर की पाकिस्तान को जरूरत है। तो फिलहाल इमरान खान को वापस लाना चाहिए और सोचना चाहिए कि इमरान खान वापस आए, मगर कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान वापस नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं, आपका मैसेज बहुत अच्छा था जो आया। जी चौधरी साहब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए बात जो है सही कह रहे हैं ये, लेकिन बड़ी बात है कि आपने ये बात को तस्लीम कर लिया और आपने कहा सही कह रहे हैं, वरना आप तो पीछे कहते हैं। देखिए बात सही कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है जज्बात में आके डिफरेंट ट्रैक पे चले गए। जो इन्होंने इनकी हुकूमत के बाद जो इन्होंने 9 मई में कर दिया ना, तो ये एक स्टंप इनके ऊपर लग गई कि हसास इदारे जो हैं वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। हसास इदारे परमिशन नहीं दे रहे हैं कि ये आदमी जो है मुल्क की सरबराह के तौर पे सही नहीं है। इसको कह सकते हैं कि हाँ ऑनेस्ट हैं कि कुछ चीजों में, जैसे सैयद साहब ने बताया, जैसे घड़ी केस जो है उसकी लेवल की बात नहीं थी, उसने गलत काम कर लिया, बदनामी का बायस बना। मलिक रियाज के साथ जो है घड़ी लेके सड़कें बनाई है उसने, बनी गाला की। हाँ तो बनी गाला की बनाई तो गलत बनाई ना, सही कह रहे हैं। यानी कि वो उसने गलत बनाई, आप कह रहे हैं गलत बनाई। अगर उसने गलत बनाई बनी गाला की सड़कें बनाई वो गलत बनाई, आप ये कहना वो लेके गलत बनाई। किसी गरीब इलाके में बन सकती थी, आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने अपने घर की रोड क्यों बनाई भाई? जी
आप लीगल उसमें बनाते, आप घड़ी बेच के अपने घर की रोड बना लेंगे घर तक की, तो वो तो गलत है ना। वो घड़ी उनकी थी, उनका जो दिल चाहे करें, उनका तोहफा था। उनकी घड़ी नहीं थी, वो उनकी घड़ी नहीं थी, वो उसको पे करके एक प्रॉपर तरीके से ले सकते थे। उन्होंने कहा पे करके लिए, उन्होंने कहा कि पे करके नहीं, उसमें मसले मसाइल है ना, उस घड़ी में जो पे किया है, जिस तरीके से हुआ है, जो प्राइस लगाए गए, हर चीज में अंडा घोटाला हो गया है। क्योंकि ये आदमी खुद तो सही है, जो घुसाए उन्होंने कंट्रोल कर लिया, परागोगी कंट्रोल करती रही, सारा चीज उनकी बेगम के हवाले से, तो ये सब चीज जो है बहुत निगेटिव चली गई। फिर 9 मई को जो हमले हो गए 2-4 जगह, कोर कमांडर हाउस हो गए, एयरफोर्स बेस हो गए, शोधा के स्टेचू की गर्दनें तोड़ी गई, रेडियो पाकिस्तान जलाया गया। ये देखिए, ये आप एक बात सुने चौधरी साहब, ये आपने बहुत दफा बोला, मगर मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप मुझे सबूत दें, सबूत लाएं। वो तो कह रहे हैं कि अगर सजा दिए, सजा क्यों नहीं दी जा रही है? उसकी वजह ये है, ये तो ऐसी बात है, सबूत लाएं, ये तो इसके लिए कहना ये वजह ना होगा, ये सबूत तो अंधे को भी नजर आ रहे हैं, इसमें सबूत लाने की कोई बात ही नहीं है। सारा मीडिया देख रहा था किस तरीके से इनके पिंडी के कारकुन जो है पेट्रोल बम फेंक रहे थे GHQ पे, सारा मीडिया कवरेज कर रहा था लाइव, पेट्रोल बम बना के फेंक रहे थे GHQ पे। शहर पसंदी लोग शामिल हुए इसमें, और उसमें नहीं, वो जो थे उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये लोग जो हैं पिंडी के जो GHQ पे जो हमला कर रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे, वो पिंडी के इनके जिम्मेदार थे, PTI के। तो वो रिकॉर्डेड है सब चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें। मैं ये कहता हूँ कि आप जो है, देखिए ब्लेंडर मिस्टेक किया, अगर आपने प्रोटेस्ट करना था, देखिए आपने प्रोटेस्ट करना था, आप GHQ पे प्रोटेस्ट करने क्यों जा रहे हैं? कोर कमांडर हाउस में घुस क्यों रहे हैं आप? तो ये बात समझ में नहीं आती ना। नहीं तो वो पुलिस वाले और मिलिट्री वाले कहाँ पर थे? वो कहाँ चले गए थे? सारे गायब हो गए थे एकदम। देखिए उनका अपना कहना है, उनका जो है अपना कहना, वो गायब हो गए थे, सही कह रहे हैं आप। नहीं, आपका कोर कमांडर जो है वो गायब हो गया पूरा, आपके जुलूस। नहीं, कोर कमांडर वही था, उसकी पैंट जो है एक स्टिक के ऊपर लटका रहे थे PTI वाले, कोर कमांडर वहीं खड़ा हुआ था। जी क्या कहेंगे शेख साहब? पुलिस की बात करूं अभी? जी आप बात करें। जी चौधरी साहब 1 मिनट के लिए। जी मैं चौधरी साहब के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए सिर्फ चंद बातें। देखिए, इंसान बड़ा हो जाता है जब वो सच बोलता है। बात तो आप लोगों को पता है ना। अच्छा, अगर नवाज शरीफ ये कह देता कि नहीं यार, मैं हार गया हूँ, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे ये सीट नहीं चाहिए, जिस तरह हाफिज साहब ने जीत के भी कहा ये सीट मेरी नहीं है, ठीक है, चीमा साहब ने कहा ये मुझे सीट नहीं चाहिए, मैं जीता हुआ नहीं हूँ, मैं हार चुका हूँ 47, महमूद साहब ने फ्रंटियर से कहा नहीं मैं नहीं जीता हूँ, मैं हार गया हूँ। देखो, ये हार जो होती है ना, ये आवाम की नजर में इंसान को ऊंचा कर देती है। जब वो ये सही बातें करता है ना कि मैं हार रहा हूँ आदमी में, नहीं ये सीट चाहिए, जब आवाम कदर समझती है उस शख्स की, तो पाकिस्तान के हालात पता है कब सही होंगे? जब इंसान सच बोलने लगे। जब नवाज शरीफ को जानते नहीं है कि नवाज शरीफ ऐसे कैसे कर सकता है? आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए ना, किस तरह जीतते हैं हमेशा ये लोग। जज साहब आप शुरू हो गए। मेरा कहने का मतलब यही है कि समीना जी कह रही थी हालात कैसे थे। हालात जब तक सही नहीं होंगे जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होंगे। जिस दिन आप ऑनेस्ट होना शुरू हो गए हर चीज के अंदर, चाहे आप जमादार हो चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, अगर जमादार भी अपना काम ऑनेस्टी से कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर, ये बात तो अभी मेंशन की है ना, अभी तो ताहिर भाई ने मेंशन की ये बात को, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है और ये काम अपने घर से शुरू करें। अभी आपने यही कहा कि जमादार ऑनेस्ट नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा? तो वहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात की है। ऑनेस्टी के लिए सबसे पहले मेरिट आना चाहिए। जो उन्होंने बात की है, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने बातें बहुत सही की हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इंसान को चाहिए कि सबसे पहले ये सोचे कि हमारे मुल्क के हालात खराब क्यों हो रहे हैं? झूठ की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सारी बुराई को छोड़ के तुम सिर्फ झूठ बोलो। जब तुम झूठ छोड़ोगे ना तो सारी बुराइयां तुमसे दूर चली जाएंगी। लेकिन अगर आपके झूठ से बरकतें खत्म हो जाती, झूठ से इंसान का रिस्क कम हो जाता है, रिस्क में तंगी हो जाती है। और पाकिस्तान के हालात यही है, तंगी है हर चीज में, गरीब पिस रहा है वहां पर। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे या दोपहर का खाना खाए, स्कूल की फीस दे या इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे। अब तो ये हो गया है, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। पहले तो ये ना ऑप्शन था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे दिया, खाना भी खा लिया, सब्जी भी आ गई, एक हफ्ते में एक दफा
ये बात एग्री नहीं कर रहे कि मुल्क की सिमत को कौन संभाले, किस तरह मुल्क सही चलेगा, निजाम को सही करने की जरूरत है, सिस्टम को सही करने की जरूरत है, मगर आप ये बात मेंशन नहीं कर रहे आकर, आप सिर्फ अपनी बात करते हैं कि जी क्या कहते हैं किसी सूरत भी इमरान खान ने कौन सा काम किया, 9 मई का वाकया इमरान खान के ऊपर डाल देते हैं, जबकि आपने हमेशा कहा कि 9 मई के वाकये में इमरान खान शामिल थे। जब की आदत नहीं है, इनकी पार्टी ने ये किया है, इनको मान लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, हमसे गलती हो गई और कौमी धारे में आए, तालिबान को छोड़ना चाहिए, इनको तालिबान का साथ इनको छोड़ना चाहिए, तालिबान की बी टीम ना बने, तालिबान को बी टीम बना के। मगर ये आप कैसे कह सकते हैं चौधरी साहब, आपके बगैर देखिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप प्रूफ दें ना, आप लाइव शो में आए हैं, लाखों लोग देख रहे हैं इस शो को, तो आपको प्रूफ देना चाहिए कि तालिबान के साथ जो इमरान खान मिले में, तो आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का, मुझे दे। देखिए इमरान खान के दौर में 40,000 तालिबान को जो है वापस लाया गया, जिनको ऑपरेशन के दौरान जो भागे थे, और उन लोगों के 12-12 लाख के कार्ड बनाए गए। और मगर आप अभी देखिए कि मैं शो देख रही थी, जो हेल्थ कार्ड इमरान खान ने बनाया था जो खत्म कर दिया गया, जिससे काफी लोग आप समझे जो जितने भी मरीज थे वो फैसिलिटी ले रहे थे इस बात से, पर उसको खत्म किया गया। अभी आपने कहा 25,000 तालिबान को लेकर आए, 25,000 बोल रहे हैं ना या 25 लाख बोल रहे हैं आप? 25,000 तालिबान वापिस आए, आप ये कह रहे हैं उनके दौरे हुकूमत में, उनके दौर के ऊपर में ना इन्होंने बातचीत करके एग्रीमेंट करके उनको लेके आए और उनको जो है कार्ड बना के दिया, जो उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो लोगों ने बात उठाई, तो अपने चैनल पे ही किसी साहब ने भी बोला था 1 हफ्ता पहले, तो कौन सा बुरा काम किया इमरान खान ने, पाकिस्तानी थे उनको लेके आ गए, तो फिर दूसरे लोग भी आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं। तो अभी जो आप ये कह रहे हैं ना कच्चे के डाकू, जो हुकूमत अगर खड़ी हुई थी, अभी हुकूमत किसकी है आप बताएं, हुकूमत किसकी है इस वक्त? तो हुकूमत क्यों नहीं काम कर रही इसके ऊपर? सवाल ये पैदा होता है हुकूमत काम क्यों नहीं कर रही है? अगर ये 40,000 लेके आ गए कोई बात नहीं, पाकिस्तान नहीं देखिए 40,000 या 25,000 जो आप कह रहे हैं लेकर आए, मगर हुकूमत अभी किसकी है? हुकूमत क्यों नहीं काम कर रही इस बात पे? अभी हुकूमत ने ये जी देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दें, 40,000 लेके आ गए और जिनकी 4 जनरेशन हो गई है बांग्लादेश में जो पाक फौज के साथ लड़े थे, उनको क्यों नहीं लेके आते? 40 साल आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी थे उनको लेके आ गए हम, तो वो भी पाकिस्तानी है जो बांग्लादेश में कैंपों में उनकी 3री-4थी जनरेशन चल रही है, और वो आवाज उठा रहे हैं कि हमको पाकिस्तान हमारे मुल्क लेके चलो। तो ये नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि आप अभी हुकूमत किसकी है? आप ये बताएं ना कि अगर इमरान खान ने गलत काम किया तो फिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं की जा रही हैं? हुकूमत किसकी है? कोई लॉ है पाकिस्तान के अंदर? देखिए ये मैं कह रहा हूँ, मैंने बताया आप लोगों को। जी आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है चौधरी साहब। घर के अंदर की लड़ाई हो गई है। हाँ तो घर के अंदर की हो रही है। नहीं, आप ये सवाल एक सवाल और मेरा, ये कच्चे के डाकुओं को जो पकड़ने का मुहिम चलाई थी एकदम स्टॉप क्यों हो गई मुहिम? कच्चे के डाकू कैसे पकड़ेंगे? डाकुओं की हुकूमत है और डाकू पकड़े जाएंगे, ऐसी बात तो अरे आप फिर ये मुहिम चलाई थी ना, शोर मचा था कच्चे के डाकू को पकड़ा जाएगा, तो आखिर क्यों नहीं पकड़ रहा है? अभी तो इतनी वारदातें हो रही है कि एक आम शहरी पाकिस्तान में महफूज नहीं है, वो नहीं निकल सकता रोडों पे। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है। तो ये हुकूमत जब आप इसको कह रहे हैं कि अभी एक कॉलर ने कहा कि अभी 5 साल हुकूमत पूरे करेगी, किसी सूरत भी हुकूमत जाने वाली नहीं है, तो क्या हुकूमत इसी तरह 5 साल पूरे करेगी जो जिस तरह के हालात हैं अभी, जो हालात से गुजर रहा है मुल्क? नहीं, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि इतना बड़ा इलेक्शन इतना पैसा खर्च करके दोबारा लगाया जाए, और इतनी जो प्लानिंग करके ये हुकूमत चलाई जा रही है, बाहर से IMF से पैसे वगैरह मिल जा रहे हैं, तो मौजूदा हालात में एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड दोनों साथ बोल रहे हैं। जी सही साहब क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कह रहा हूँ, इस हुकूमत जिसका रैकेट हमारे सामने है ऑलरेडी, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ये 5 साल तक जो कमा रहे हैं, ये जो मुल्क बनाएंगे, ये कुछ कमाएंगे नहीं। देखिए ये कमाने के लिए आए हैं। सही कह रहा हूँ, मैंने तो पहले बताया। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 5 साल मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह पब्लिक आवाम परेशान रहेगी, मगर 5 साल तक हुकूमत अपना टाइम पीरियड पूरा करेगी? मुझे ये बताइए ना कि 5 साल में जो पिछला जो हुकूमत इन्होंने की है 3 साल की 2.5 साल की जो की है, उसमें जब इन्होंने लंदन में इतनी प्रॉपर्टीज बना दी है पूरी दुनिया के अंदर, तो 5 साल में आप क्या ख्याल है झोपड़ी नहीं बनाएंगे? तो बनाएंगे, बहुत कुछ बनाएंगे। ये तो खेल इख्तियार का हिस्सा है, ये आती हुकूमत से पैसा बनाने के लिए। देखिए दोनों खानदानों के
जारी के लिए भी और नवाज शरीफ के लिए पैसा बनाने की मशीन है। पाकिस्तान जो है वो पैसा बनाने की मशीन है इन लोगों के लिए, लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो उन लोगों के लिए भी है जो बेचारे पिस रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास दो सिस्टम है, एक गरीब पिस रहा है और एक अमीर हो रहा है। जैसे इमरान खान ने कहा, एक तबका अमीर हो रहा है, एक तबका गरीब हो रहा है। इमरान खान के लफ्ज एक बात सुने, एक तबका, सिर्फ एक वाहिद तबका जो मैंने अभी अपने शो में कहा, मिडिल तबका खत्म हो गया पाकिस्तान से। एक बहुत गरीब तबका है जो है बेचारा, जिसके पास खाने को नहीं है, और एक हाई तबका है, बस सिर्फ दो तबके रह गए। मिडिल तबका खत्म हो गया पाकिस्तान से। बात थोड़ी की, मैंने अब आपकी दो ही तबकों की बात की कि इमरान खान ने कहा था गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। ये इमरान के लफ्ज है। अमीर अमीर तरीन हो रहा है, गरीब गरीब। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, कोई ओल्ड एज बेनिफिट नहीं है आपके पास, कोई बेवाओं के लिए कोई आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है जहाँ पर ये आदमी बच्चा छोटा 3-4 साल का बच्चा साइकिल की दुकान पे जाके बैठता है, उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं है। जहाँ पर आपकी आने वाली ऐसा कीजिए सैयद साहब, बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम जो है एक वडेरा 500-600 आदमी के कार्ड में पैसा खा जाता है और अभी भी खा रहा है। तो जब ये डाकू जो है छूट देते हैं तो कर देते हैं, आप तनकीद कर देते, लेकिन पॉइंट आउट नहीं करते कि इसको सुलझाएं कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए तनकीद कर तो हर आदमी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन आप सोल्यूशन लेकर फॉरवर्ड आए कि जी ये है सोल्यूशन इसका, इसको इस तरह किया जाएगा। हम और आप बैठ के सिर्फ तनकीद करना जानते हैं, पूरे पाकिस्तान के प्रोग्राम में सिर्फ तनकीद ही होगी। अगर हम इस मुल्क को जो हमारी माँ है इस पर देखें, आप तनकीद मुल्क पे नहीं अपनी माँ पर कर रहे हैं, हमें उस माँ के हालात सही करने, उस पर तनकीद नहीं करनी है हमें। देखिए हालात सही करने का एक ही तरीका है जो बार बार मैं बता चुका हूँ, इन सारे पॉलिटिशियन को खत्म करना होगा, इन सारे और जो पार्टियों को खत्म करना होगा और कुछ अर्से तक कुछ नया सिस्टम लाना होगा मुल्क चलाने के लिए। खत्म भी आप कैसे कर रहे हैं, नोच कीजिए, कोई माँ को नोचता है। अभी आपने कहा कि ये सिस्टम इसी तरह चलेगा, 2-5 साल हुकूमत पूरे करेगी, अभी आप करेंगे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। मैंने तो आपसे कहा कि जो फील्डिंग लगाई गई है उससे तो यही लग रहा है कि 5 साल कहीं नहीं जा रही है, और 5 साल का मतलब है जितनी फास्ट तरीके से पैसा बना सकते हो बनाओ। हर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पेमेंट है, अगर आपको ये सदारत चाहिए इसके इतने करोड़ है, ये आपको डिपार्टमेंट चाहिए इसके इतने करोड़ है, SHO बनना है इतने करोड़ है, सिपाही बनना, अरे सिपाही तक के रेट है। तो आप मुझे बताइए सही कह रहे हैं। देखिए आपके सर पर मुंसलिक किया जाए सिंध गवर्नमेंट में 4 करोड़ सैयद साहब, देखिए अगर वो 4 करोड़ देकर आया ना, वो 8 करोड़ निकालेगा आपकी हड्डियों से। देखिए जब आपकी साहब आप बोले ऐसी है जो पीपल्स पार्टी बेच रही है 1.5 करोड़ में। अभी एक नई रिसेंट रिपोर्ट आई है, किसी बंदे को हायर किया है, जॉब दिए 1.5 करोड़ लेके। के ऊपर चौधरी साहब किसी को बात करने दें। अब आप जाइए इक़्तिदार पे, जब आपकी मंडी लगाते हैं तो फिर इनका क्या कसूर है? ठीक है ना, आपने भी तो लोगों की मंडी लगाकर उनके सौदे किए, आपने सौदे किए, बस ये पकड़ो और ये मिनिस्ट्री अपना वोट हमें दे दो। उसके बाद अगर उस बंदे ने पैसा नहीं कमाया तो वो सबसे बड़ा पागल आदमी है, क्योंकि वो तो आए ही पैसे लेकर, अब उसे पैसा चाहिए और पैसा कैसे वो निकालेगा? आवाम की हड्डियों से वो पैसा कैसे निकालेगा? इसमें मैं आपसे अर्ज करूं कि आपकी जो हमारी सैयद साहब ये जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के, उसमें लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द जो पब्लिक है, उनकी पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से हमने ये जो वडेरों का जो सिस्टम है उसको परवान चढ़ाया, जिसने अपने कंट्रोल अपने पास रखा और गरीबों को अनपढ़ छोड़ दिया। कितनी आपकी सोसाइटी में अच्छी बात की आपने, वाकई में आपने बिल्कुल मेरी बात मुझे मुख्तसर बात करने दें। उसका नतीजा ये निकला कि जब वो सिस्टम चला गया तो वो गुलाम दर गुलाम आप बनते गए, आपको अभी तक गुलाम दर गुलाम बनते चले जा रहे हैं, आप बनते चले जा रहे हैं। आपको मौका पहली दफा किसी ने उस ढकने को, उस जो है ना जिन निकाला है वो इमरान खान है, और उसको और कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता, अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसने पूरी सोसाइटी से
झगड़ा ले लिया, अपनी जान की सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो गया। उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं है इस वक्त। उसकी वजह ये है कि हमारी कौम जो है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं, और ना ही किसी ने आवाज उठाई है, उनकी आवाज दबा दी जाती थी। और ये जो पैरेलल सिस्टम है सबसे बड़ा, आप हराम खाएंगे, हराम औलाद होगी, हराम स्प्रेड होगा और लीडरशिप बढ़ती जाएगी। ये कंसेप्ट तो जीता ही नहीं है लोग यहाँ पर, ये कंसेप्ट तो है ही नहीं अभी फिलहाल आपके पास। हाँ, तो हराम होगा और हलाल होगा, ये कंसेप्ट अभी बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो ये जब तक आपका रेवोल्यूशन नहीं आएगा और ये आपका ब्लड, डर्टी ब्लड जो है साफ नहीं होगा, तो इसको रिवर्स करना अब आपको समीना जी, मैं आपको एक और माइंड सेट देता हूँ। इन्होंने क्या किया है, जिस इमरान खान जो अपनी बिल्ड कर रहा था पिछले 12-13 महीने से जेल के अंदर, इन्होंने उसको क्रश करने की, पता है क्या 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 जी 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 इन्होंने क्रश करने की, इन्होंने ये कहा कि इमरान खान बातचीत मांग रहे हैं। टूट गया इमरान खान, ढल गया। अरे देखो यार, बातचीत पर आ गया। इमरान खान बातचीत मांग रहा है अपने उसूलों पर, अपने प्रिंसिपल के ऊपर। चले, वो अपने असूलों पे मांग रहा है बातचीत, अपने इस पे मांग रहा है। आपकी बात बिल्कुल आगे बहुत सही बात की है। आपका बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने शो में आके अपने ओपिनियन दिया। बस ज्यादा यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह मंडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।